से रिलेटेड न्यूज है कि आईएमएफ ने कहा है कि उसका भारत का घरेलू उपयोग के कारण जो अर्थव्यवस्था है वह लगातार तीव्र गति से बढ़ती रहेगी और जो 2025-26 में है वो वृद्धि का अनुमान 6.6% रहा है। और इसके अलावा सर इंटरनेशनल न्यूज में जो यूएन के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस उन्होंने कहा है कि कुछ देश जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का बहुत ही तीव्र गति से उल्लंघन कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। प्रणव सर भी ज्वाइन कर लिए हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रणव सर। गुड इवनिंग सर। हेलो, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज तो या थैंक यू Q&A सर आने के सेशन हो लिए। गया। हाँ, आवाज थोड़ा सा कट रहा है, क्या बोले सर? आज तो क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया। करंट ओ अफेयर। हाँ हाँ, हम सुन रहे थे, लास्ट में हम जुड़े 10 मिनट से हम सुन रहे थे। नहीं नहीं, अच्छा। बहुत सारे डाउट्स आते हैं सबके मन में सर। हाँ, वो ये थोड़ा आप भी लीजिए, मतलब आपको भी एक मौका देते हैं। सब स्टूडेंट्स का बहुत डाउट, सब प्रणाम करना चाहिए या गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना चाहिए? जनरली सब गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, या जो गुड आफ्टरनून ही, मतलब मुंह पे स्लैंग वही बैठा हुआ, प्रणाम का तो ज्यादा कंसेप्ट तो है नहीं है। तो वही हाँ बोलना चाहिए हमको लगता है, जिसमें कंफर्टेबल है। अगर प्रणाम का ज्यादा बन गया प्रैक्टिस तो हाँ, तो बोल। अब आपको आंसर मिल गया होगा। जो स्टूडेंट्स उस समय सुन रहे थे, अगर आपके मुंह पे अगर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून इतना बैठा हुआ है कि अब प्रणाम जो है वो चेंज करना मुश्किल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। लेकिन जिनको प्रणाम नेचुरली आ गया है तो उनको फिर चलेगा। ठीक। और दूसरा सवाल था कि अगर प्रणाम करने में एक रिस्क है कि वहाँ पे अगर हमें श्योर नहीं होंगे कि किस रिलीजन के लोग वहाँ पे हैं बोर्ड में, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई क्या मतलब, प्रणाम तो एक रिस्पेक्ट के भाव से, किसी भी रिलीजन से प्रणाम का कोई लेना देना है नहीं। बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मीनाक्षी आप हैं क्या? अ, मीनाक्षी, उन्होंने मैसेज तो किया था कि आज प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, मे भी बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। सोनाली हैं क्या? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कहाँ से जुड़ रहे हैं? सर मैं पटना से जुड़ रही हूँ। ओके ओके, डीवी हो गया? यस सर, डीवी हो गया। अच्छा, कंफर्टेबल है? यस सर। सॉरी सर। कंफर्टेबल है? यस सर, मैं कंफर्टेबल हूँ। ओके ओके, ठीक है। थोड़ा एक अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय बता दीजिए। सर मैं 2018 में मेरी ग्रेजुएशन डॉक्टर डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुणे से बीडीएस मैंने कंप्लीट की है। हम्म। 2019 में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है। और मेरा हॉबी है सर, साइंस फिक्शनल मूवी देखना मुझे पसंद है। और सर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। ओके ओके, ठीक है। आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं। अब यस सर। आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं। डॉक्टर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली बिहार में। आप यस अभी यहीं बिहार में ही हैं या फिर बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर, मैं भी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ सर। तो अभी 2018 से अभी तक क्या कर रहे थे? सर 2019 तक इंटर्नशिप कंप्लीट किया, और सर 2020 में कोविड की वजह से, हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई। और सर मैटरनिटी लीव के दौरान पे सर मैंने ये प्लानिंग किया एग्जाम के लिए, और सर इसी दौरान पे मैं यहाँ पे हूँ सर, इंटरव्यू में। ओके ओके। मतलब बाकी तो ठीक है, लेकिन कोविड के टाइम में आपने जैसा बताया कि हाई इन्फेक्शन रेट, लेकिन बहुत सारे डेंटिस्ट तो मास्क वगैरह लगा के काम कर रहे थे, तो उस पे आपका क्या कहना है? ये सर, वो बहुत सारे डेंटिस्ट सर काम किए हैं सर, पीपीई किट और सर N95 मास्क लगा के सर। लेकिन बहुत सारे डेंटिस्ट हाई रिस्क की वजह से काम नहीं भी किए हैं सर। ओके, लेकिन इससे हम ये नहीं समझे क्या कि आप बहुत रिस्क एवर्स हैं? नो सर, ऐसा नहीं है सर कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ सर। सर मगर कोविड ऐसा पेंडेमिक था जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन था, तो सर मैंने इसी वजह से मैंने इसको अवॉइड किया सर। ओके ओके, ठीक है। आप डेंटिस्ट भी हैं। यस। बिहार में बहुत गरीब पेशेंट्स होते हैं।
यस सर। और कई बार उनसे जब डेंटल चेकअप के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब दांत ही उखाड़ दीजिए, यस सर। लेकिन आपको लग रहा है कि आप दांत बचा सकते हैं, तो आप कैसे कन्विंस करते हैं या करेंगे? सर पहले मैं उनको सारे ऑप्शन बताती हूँ, और मैं उनको ये बताती हूँ कि ये दांत कितना खराब हो चुका है। अगर बचाया जा सकता है तो मैं उनको ये ऑप्शन दूंगी कि आप बचा लीजिए दांत को, और सर जब नहीं बचाया जा सकता है तो सर फिर दांत को एक्सट्रैक्ट करना ही होगा। नहीं, वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब उखाड़ देंगे आप 300 रुपया में, और आरसीटी करने में 2000 ले लेंगे, हम पूछते नहीं हैं, आप 300 रुपये में निकाल दीजिए दांत। तो आप क्या बोलेंगे? सर मैं उनको ये बताऊंगी कि दांत उखड़ने के बाद सर बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। आपके दांत नहीं रहेंगे तो फिर आप खाना ढंग से खा नहीं पाएंगे, और इसकी वजह से बहुत सारे सिस्टमिक प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ओके ओके, ठीक यस। है। थोड़ा आप प्रैक्टिस से अगर जुड़े हैं तो थोड़ा कुछ कुछ बता दें, दांत का स्ट्रक्चर बता दीजिए, बाहर से लेकर अंदर की तरफ। सर एनेमल होता है, क्राउन होता है, और टूथ क्राउन होता है और रूट होता है सर। और जो क्राउन होते हैं सर वो विजिबल पार्ट है जो माउथ में दिखते हैं। और सर इसमें तीन पार्ट है, एनेमल, डेंटिन और पल्प। और सर रूट होता है, और रूट में भी सर डेंटिन होते हैं और पल्प होते हैं। अच्छा, सीमेंटम कहाँ पे होता है? सर सीमेंटम रूट में पाए जाते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट सर। अच्छा, ये डेंटिन और सीमेंटम का रिलेटिव पोजीशन क्या होता है? सर सीमेंटम सर आउटर पार्ट होता है, और डेंटिन सर इनर पार्ट में होते हैं। अच्छा जो सीमेंटम होते हैं वो रूट एरिया में होते हैं, और सर डेंटिन सर रूट प्लस क्राउन एरिया दोनों में होते हैं। अच्छा, आपको एक सिनेरियो दिया जाता है जिसमें कि आपको पूरा नीचे का जो क्वाड्रेंट है दांत का उसको सीरियल एक्सट्रैक्शन करना है, तो आप यस कौन कौन सा नर्व ब्लॉक कीजिएगा? सर। मैं मोस्टली सर अल्वियोलर नर्व नर्व ब्लॉक दूंगी सर। और अल्वियोलर नर्व ब्लॉक से भी सर ज्यादा मैं पल्पल नर्व ब्लॉक भी दे सकती हूँ सर। अच्छा, ये बक्कल और लिंगुअल नर्व ब्लॉक, सॉरी सर। बक्कल और ये लिंगुअल नर्व ब्लॉक, ये सर। ये ये कब करेंगे? सर बकल सर सर बकल हम लोग देते हैं जब हम लोग को सर अराउंड द चिक्स में हम लोग को जब एनेस्थेसिया प्रोवाइड करना होता है सर। और लिंगुअल सर अराउंड द टंग में सर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ओवरऑल इसकी वजह से टूथ पूरा एनेस्थेटाइज होता है सर। गोगेट टेक्निक क्या होता है? सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस टेक्निक। ओके, ऐसा कुछ है क्या कि आप अगर एक साथ एल्व्यूलर और लिंगुअल दोनों को ब्लॉक करना चाहें तो गोगेट से एक बार में ही दोनों ब्लॉक हो जाता है? सर मैं नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन सर ऐसा होता है सर। सर हम लोग पल्पल सर हम मुझे लगता है कि सर इससे बेटर पल्पल एनेस्थेसिया ज्यादा बेहतर रहेगा सर। ओके, ठीक। डेंटिस्ट्री में कितने टाइप के एक्सरे होते हैं? सर एक तो होता है एक सीबीसीटी होता है सर। सीबीसीटी एक्सरे है? सॉरी 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 सर, सॉरी सर, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हियर सर। सर ओ, मैं ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बच्चों का अगर ओरल हाइजीन आपको बेहतर करना है तो उसके लिए पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री भी आप पढ़े होंगे, यस सर। कैसे प्लान करेंगी? सर अगर बच्चों का करना है सर तो सर मैं सबसे पहले स्कूल में इंटीग्रेट करना चाहूंगी स्क्रीनिंग को सर। ओके। ये सर स्कूल में करना चाहूंगी, और सर जो बेसिक है लाइक जो डेंटल केरीज होता है सर उसकी मैं स्क्रीनिंग करवाऊंगी। अच्छा, डेंटल कैरीज कैसे हो जाते हैं? सर डेंटल केरीज सर माइक्रोबियल एक्शन की वजह से होते हैं। एक प्लाक डेवलप होता है जो स्मॉल फिल्म्स होते हैं सर। और जैसे हम खाते हैं तो एसिड इन्वायरमेंट मिलता है, और सर इसकी वजह से डिमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाते हैं टीथ में। अब पहले समय में टूथपेस्ट के बिना भी दांत सेफ रहते थे, अब टूथपेस्ट रहने पर भी मतलब दांत कभी कभी खराब हो जाते हैं, टूथपेस्ट का क्या रोल होता है? सर टूथपेस्ट सर रीमिनरलाइजेशन करता है सर। और सर पहले के जमाने में इसलिए सर टूथपेस्ट का इतना इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं था सर, क्योंकि पहले सर इतना कार्बोहाइड्रेट रिच खाना हम लोग नहीं खाते थे। हम लोग इतने रिफाइंड खाना नहीं खाते थे सर। और अच्छा सर ठीक है, बोलते हैं टूथपेस्ट में नमक है क्या, नमक होना चाहिए क्या? सर होना तो चाहिए सर। क्यों? सर नमक में क्या होता है? सर सॉल्ट की वजह से सर जो माइक्रोबियल जो फिल्म्स बनते हैं सर वो उससे रुक सकता है सर। अच्छा, फ्लोराइड का क्या रोल होता है? सर फ्लोराइड से रीमिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। ओके ओके, ठीक है सर। प्रणव सर, इनका ये रिमा मैम आई है, थोड़ा पूछ लेंगे, थोड़ा एक कुछ अर्जेंट कुछ
काम आ गया हाँ है। हाँ ठीक है, रीमा गुड मैम है। हम्म। हेलो रवि सर। हाँ अरे गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। थोड़ा सा लेट हो गई मैं, बट हाँ, हाँ, कोई अब कोई क्या भी बात नहीं। कल कर लूंगी सर। ओके ओके। ये अ, सोनाली, आप अपने बारे में बता दीजिए मैम को। मैम मैं बीडीएस हूँ। मैंने अपना बीडीएस डॉक्टर डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुणे से किया है। और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और हॉबी सर है वॉचिंग साइंस फिक्शनल मूवीज। आप बीडीएस हैं, आप अच्छी जगह से पढ़ी भी हैं, तो फिर आप पीपीएससी में क्यों आना चाहती हैं? मैम एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? सर मैम मेरा शुरू से अलाइनमेंट इंडिविजुअल पेशेंट केयर से ज़्यादा पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्विंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज़्यादा रहा है। और मैम मुझे लगता है कि सिविल सर्विस मुझे ये अपॉर्चुनिटी देगा और मैम ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से बेटर अलाइन करता है। तो और ऐसा है, आप कब से सोचती हैं कि ऐसा है? आप मतलब आप बीडीएस करने से पहले से ही ऐसा सोचती हैं, या आप रिसेंट प्रिपेयर किए हैं, या ऐसा है? मैम मैंने पहले सोचा था लेकिन मैम मैंने इसका डिसाइड मैंने अपने मैटरनिटी ब्रेक के दौरान किया है। आपको नहीं लगता कि देखो, बीडीएस मतलब एक बहुत प्रेस्टिजियस डॉक्टरी का कोर्स होता है, तो उसमें आपने अपना पूरा मतलब रिसोर्स अपना लगाया है, अपना पढ़ाई करी है, तो उसको छोड़ के अब आप पूरी तरह से एक डिफरेंट फील्ड में आप जा रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो सब चीज का वेस्टेज हुआ है? इतने पैसे आपने लगाए होंगे या फिर आपने एफर्ट्स लगाए होंगे, तो नहीं आपको ऐसा फील होता है कि वो छोड़ दिया मैंने पूरी तरह से, क्योंकि जिस फील्ड से आप आ रही हैं उसका यूज यहाँ तो है नहीं? मैम ऐसा नहीं है। मैं इसको वेस्टेज तब कहती जब मैं अपनी स्किल सेट जो मैंने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के समय सीखा था अगर उसका यूटिलाइज मैम नहीं कर पाती। मैंने डेंटिस्ट्री के दौरान बहुत अच्छे स्किल सीखे हैं जैसे प्रिसीजन एविडेंस बेस्ड अप्रोच और डिसिप्लिन मैम। अच्छा, ठीक है। आप बताएं कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, यस मैम। तो आप अ, थोड़ा मुझे राजा राममोहन राय की कंट्रीब्यूशन के। यस राजा राम मोहन राय एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है सोशियो रिलीजियस टाइम्स में। और ही इज नोन एज द फादर ऑफ रेनेसा इन इंडिया। उनकी वजह से सती एबॉलिश्ड हुआ था और अ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशियो रिलीजियस काम किया है। उन्होंने ब्रह्म समाज जैसा इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश किया है। अच्छा, ठीक है। और ज्योतिबा फुले जी का बता सकती हैं कंट्रीब्यूशन? यस मैम। ज्योतिबा फुले मैम वो वर्किंग थे इन द महाराष्ट्र एरिया। और उन्होंने अपलिफ्टमेंट डाउन ट्रोडन जो पीपल हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया है। उनके एजुकेशन के लिए उनके सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए। अच्छा, कोई उनका एक कंट्रीब्यूशन बता सकती हैं? मतलब बुक्स या फिर कोई ऐसा चीज जो उन्होंने इनिशिएट किया हो? मैम सॉरी मैम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ बताइए। यस मैम। चंपारण सत्याग्रह एक बहुत इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट था जो कि गांधी जी लीड किए थे। और ये पहला मूवमेंट था जहाँ पे गांधी जी पहली बार सिविल डिसोबीडियंस टेक्निक यूज किए थे। और ये इट वाज अगेंस्ट द तिनकठिया सिस्टम जो कि प्रेवलेंट था। तो ये क्या था ये तंत्र गठिया सिस्टम, क्या था? यहाँ पे मैम 3 आउट ऑफ 20 कट्ठास में मैम इंडिगो का प्लांटेशन किया जाता था। अच्छा, पॉलिटी में इंटरेस्ट रखती हैं आप? मैम हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम कट कट के आ रही है। यू आर नॉट। रवि सर, आपको भी प्रॉब्लम है या फिर हल्का सा इनको ही, मतलब मुझे भी। हल्का सा मैं एक बैंडविड्थ। मिनट नेटवर्क चेंज करके सर दूसरा हाँ करके ना ज्वाइन करती हूँ, एक सेकंड। ओके ठीक है।
तब तक हम पूछ लेते हैं कुछ सवाल, अगर हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आ गई मैम। आप पूछिए। बिहार में जो है ई गवर्नेंस के लिए क्या कर रही है सरकार, थोड़ा 2-3 पॉइंट मुझे बता दीजिएगा ई सर गवर्नेंस के लिए। लैंड रिलेटेड ऑनलाइन म्यूटेशन हो रहा है सर। और सर 7 निश्चय 3 के जो प्रोग्राम्स है सर, जो 7वां मिशन है सबका सम्मान जीवन आसान, उसमें सर 80s एवं जो बुजुर्गों हैं उनके लिए सर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन वो घर पे ही हो सकता है थ्रू ऑनलाइन रजिस्टरिंग यूनिट के थ्रू सर। और सर और तीसरा है सर RTPS है सर, जहाँ पे हम लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सर उसको हम होम डिलीवरी करवा सकते हैं सर। बिहार सरकार के द्वारा जो महिलाओं के लिए योजना चलाई जा रही है उसके बारे में बताइए, 5 योजना बता दीजिए हमको बस। यस सर। सर CM महिला उद्यमी योजना है सर। और बालिका पोशाक योजना है, बाइसिकल योजना है, और सिविल प्रोत्साहन सेवा योजना है। ये सब। जीविका भूल गई आप? सॉरी सर, जीविका। अच्छा, बिहार में बाढ़ जो है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उत्तर बिहार में देखा जा रहा है, तो उसके अस्थायी समाधान के लिए आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? साइंटिफिक बात छोड़ देते हैं हम लोग, देखना आपको क्या लगता है, आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे? सर इसको मैं 2 तरीके से देख सकती हूँ सर, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स ले सकते हैं सर। सर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में होगा कि सर हम उनको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं कि कैसे हम शिविर केंद्र में जा सकते हैं, वहाँ पे कैसे फैसिलिटीज को अवेल करा सकते हैं, कैसे हम फ्लड से बच सकते हैं। और सर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में सर हम एफॉरेस्टेशन पे ध्यान दे सकते हैं और रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर सकते हैं। और सर नेपाल से भी बात कर सकते हैं कि कैसे हम बाढ़ को मैनेज कर सकते हैं। तो फिर अभी तक बात क्यों नहीं कर रहे हैं नेपाल से? ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, या फिर हमारे जो सिविल सर्वेंट है वो बात नहीं कर रहे हैं? चलिए। सर हम्म। सर बात किए हैं। और सर न्यूज़पेपर में मैंने इधर देखा है कि सर वो इस विषय पे वो कदम उठाने वाले हैं। अभी हाल ही में सीएम के द्वारा कौन सी यात्रा शुरू की गई है और कहाँ से शुरू की गई है? सर हाल में ही समृद्धि यात्रा शुरू हुई है और ये सर वेस्ट चंपारण से स्टार्ट हुई है। इसका रीजन क्या है कि जितना भी यात्रा शुरू होता है लगभग वहीं शुरू होता है? सर मुझे लगता है सर, मैं प्रॉपर नहीं जानती हूँ सर, लेकिन मुझे लगता है कि सॉरी सर, मैं कॉन्क्रीट रीजन नहीं दे सकती हूँ। गांधी जी से जुड़ा जुड़ा हुआ है? यस सर। यस सर। ये इसका हम्म। हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने भी अपनी पॉलिटिकल कैरियर चंपारण से ही स्टार्ट की थी। अच्छा, गांधी जी जब आए थे तो वो किस धर्मशाला में रुके थे? तो इन गांधी जी विवाहित थे या अविवाहित? विवाहित से सर। उनकी धर्म पत्नी का नाम बता दीजिए। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। माता जी का नाम? पुतली बाई। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादी से, जीरादेई कहाँ पड़ता है, कौन से जिला में? तो सिवान, मैं गेस ले सकती हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के थे? सर फ्रांस के थे। फ्रांस के थे? यस सर। श्योर हैं? यस सर। ठीक है। आप बता दीजिए हमको कि अगर आप ये डेंटिस्ट का तैयारी नहीं करते या बीडीएस आप नहीं करते तो फिर क्या आपको इसमें क्या रुचि थी? इसके अलावा जो आपने ग्रेजुएशन किया या जो सब्जेक्ट आपका रहा है, क्या लेते हैं आप? सर मैं अगर डेंटिस्ट्री नहीं करती तो सर मैं तैयारी ही करती सर। अच्छा। यस सर। अच्छा, जो टूथपेस्ट पेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड होता है क्या? यस सर, Then- फ्लोराइड। तो आजकल जो टूथपेस्ट आते हैं उसमें कहा जाता है कि ये प्योर आयुर्वेदिक है, क्या वो सच में हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है? सर ये सर आयुर्वेदिक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। जरूरी हम्म। नहीं है कि हम हमेशा एलोपैथिक मेथड ही यूज करें। जैसे सर हम्म।
पेन होता है तो सर हम क्लोव्स का भी यूज करते हैं। तो सर देखा जाए तो जो भी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट होते हैं ये सर क्लोव्स वगैरह होते हैं, और जो भी नॉर्मल मेडिकामेंट्स यूज होते हैं सो लाइक नीम होते हैं जो सर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। आरसीटी क्या होता है? सर आरसीटी में सर जब पल्प निक्रोस्ट हो जाते हैं, लाइक जब पल्प खराब हो जाते हैं तो हम लोग पल्प निकाल देते हैं और उसके अंदर सर हम लोग बायोकम्पैटिबल मटेरियल भेजते भरते हैं, लाइक गट्टा पर्चा। ठीक है, थैंक यू सर। रीमा मैम, कुछ? जी सर। सोनाली जी, तो पॉलिटी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि बजट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल? मैम आर्टिकल 102। 102 श्योर है? अच्छा आप बताइए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या डिफरेंस है? मैम इकोनॉमिक सर्वे मैम लास्ट जो हो चुके हैं सेशन उसके भी बताए जाते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या काम किए हैं, कहाँ बजट पे पिछले बजट को कहाँ पे खर्च किए हैं, उसके बाद उसको इकोनॉमिक सर्वे करते हैं। और मैम बजट जो नेक्स्ट ईयर में कैसे प्लानिंग करना, इकोनॉमिक कहाँ एक्सपेंडिचर करना, उसकी बात होती है। अच्छा आप मुझे बताइए कि इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ पेश पेश किया जाता है या फिर उससे अलग? मैम इकोनॉमिक सर्वे पहले पेश होते हैं और बजट बाद में पेश किया जाता है। पहले तो बजट के साथ ही होता था, तो कब से ये मतलब सेपरेट हुआ है? मैम मुझे नहीं याद है। ओके। कैग के बारे में जानती होंगी? मैम सॉरी कैग मैम। कौन से आर्टिकल में आता है? कैग कैग मैम मुझे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का मैम मुझे नहीं आर्टिकल याद आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं। आर्टिकल 21 क्या है? मैम आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी है। अच्छा ठीक है। आप मेरे को बताइए कि इंडिया की पहली आईएएस महिला कौन थी? अम, कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप इंडिया की पहली सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में बता दीजिए। सॉरी मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है कोई बात नहीं। रवि सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सोनाली जी, आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा था, और मेनली आपको बीडीएस के अराउंड जितने आज टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए उतने तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अ, वो बस आपको इसके लिए था। बट हाँ, जो आपका पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ओरल कैंसर, टोबैको, जो कि मतलब पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सब, टूथपेस्ट और पीएच कितना होता है, ये सब थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, जो कि कॉमन सेंस से भी क्वेश्चंस डिराइव हो सकते हैं। ये बाकी थोड़ा सा मतलब और मॉक दीजिए जिसमें कि 3/20 कट्ठास जो है वो थोड़ा सा मतलब एक एलिटिस्ट टोन एक लगता है, जो कि थोड़ा सा आप उस पर वर्क कर सकती हैं। वो प्रैक्टिस हो जाए, बाकी अगर नहीं चेंज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश। सर 24 को ही है सर। अच्छा, 24 को ही ठीक है, तो फिर नेचुरल रहिए। एक ये मतलब बस इसको आप भूल जाइए फिर सजेशन को। ओवरऑल अगर आपका प्रेजेंस अच्छा रहता है सब कुछ, तो फिर मार्क्स पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, और बाकी सर बताएंगे, मैम बताएंगे। मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा कि जैसे हम जानबूझ के ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे, मेरे साथ ये हुआ था इंटरव्यू में। नेपोलियन से लेके तुरंत एंशिएंट मेडाइवल बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर भी नहीं सुन रहे, पूछ रहे हैं। उसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे थे हम कि आप वो डरते तो नहीं हैं, अचानक से हम स्विच कर जा रहे हैं, इसका सही में श्योर हैं आपकी नहीं, आप अगर सही भी आंसर दे रहे हैं तो आपका हम देख रहे थे कि वो घबराते तो नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे,
कि नहीं तो रटा रटा है बता रही है, हम पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप काम देखना चाहते तो बहुत अच्छा से आप हैंडल किए। बाकी सर जो बताएं तो वो तो अब चेंज होगा नहीं, अभी जो है नेचुरली रही, चेंज करने का कोशिश भी मत करिए। हाँ, मत कीजिए। बाकी दो तीन जो चीज है, अब बिहार सरकार में महिलाओं के बारे में योजना जो है, वो आपको पांच तो मुंह पे टप 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 निकलना चाहिए ऐसे फ्लुएंट आप सोच रही हैं, उसको कम करिए। मैडम जो पूछी आपसे कि पहली महिला आईएएस कौन थी, तो ये सब तो जनरल क्वेश्चन है, वो तो आना ही आना है। महिला जज, महिला पता राष्ट्रपति, पीएम, अभी महिला से संबंधित कोई इंटरनेशनल कुछ हो रहा है तो वो होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण, ये सब आपका वो सवाल पूछना तय है, पूछता ही है जनरली, तो ये सब आपको सोचना ना पड़े उसमें, ठीक है। सर, मुझे याद आ गया कि किरण बेदी है, लेकिन जब मैम पूछ रही थी तो सर नहीं नहीं एकदम। नहीं नहीं, अभी भी याद नहीं आया आपको, वो आईपीएस थी पहली। हाँ, अभी भी नहीं याद आया। अच्छा, वो मैम ने, मुझे लगा कि वो आईपीएस मैम ने पूछा। आईएएस पूछिए शायद। आईएएस पूछिए, अच्छा जज सर, पूछिए। सॉरी, मैं इस पे हाँ तो ध्यान। सारा एक सब ये कॉमन चीजें देख लीजिए, बाकी सब ठीक था। अच्छा बोलती है, फ्लुएंट बोलती है, सही है सब। ऑल द बेस्ट। बाकी मैम बोली। सोनाली जी, जैसे प्रणव सर ने बताया ही, मैंने जितने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं ना, ये सब क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो मोस्टली मेरे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वही होते हैं जो हमसे पूछे गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हैं वो फैक्ट्स आपको थोड़ा सा याद रखने हैं, क्योंकि नॉर्मल सी चीजें अगर हम भूलते हैं ना, तो हम ही नर्वस हो जाते हैं, फिर हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन इधर उधर होने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बजट पूछा, तो बजट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड है ही नहीं। नहीं तो नहीं नहीं, वो बस चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि वो तो है ही नहीं। फिर जो सिंपल सिंपल है, महिला आईएएस हो गई, सुप्रीम कोर्ट जज हो गई, फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिया हो गई, महिला से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, ये सब चीजें आपको थोड़ा याद होना चाहिए। इनको थोड़ा कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हाँ, बेस्ट विशेस। थैंक हाँ, ऑल द बेस्ट। हाँ, नेक्स्ट हम लोग मरियम, ये मीनाक्षी ज्वाइन की हैं क्या? ठीक है मरियम, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ मरियम, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कहाँ से आप जुड़ सर रहे हैं? मैं यूपी से जुड़ रहा हूँ। ओके ओके। प्लीज़ अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी सर, मैंने 2021 में ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन का मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है सर, और इसके अलावा सर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, और हिंदी साहित्य की कहानियाँ पढ़ने में मेरी रुचि है सर। ओके ओके। ठीक है, आपने ये फिजिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद हिस्ट्री। फिजिक्स भी तो एक ऑप्शनल रहता है, क्यों नहीं लिया आपने? जी सर, इसके मेनली दो रीज़न है सर। पहला सर, हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बीपीएससी के सिलेबस से ज़्यादा अलाइंड है सर। और दूसरा सर ये है कि फिजिक्स सर, जब जब मैंने ऑप्शनल का सिलेबस देखा सर फिजिक्स का, तो मेरा लर्निंग का स्तर उतना ठीक नहीं था सर कि मैं इसे ऑप्शनल में कैरी कर सकती थी बीपीएससी में। इसीलिए सर मैं, और हिस्ट्री में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल थी सर इस दौरान, इसलिए मैंने हिस्ट्री ऑप्शन ले लिया। तो अभी आपने तैयारी फिर से, मतलब फिजिक्स को मजबूत किया, या फिर अभी भी वही स्थिति है? तो जी नहीं सर, मैंने फिजिक्स जो है वो जितना रिक्वायर्ड है सर उतना मैंने पढ़ा है बीपीएससी के हिसाब से। अच्छा, रिक्वायरमेंट तो हम लोग बताएं, देख लेंगे। ठीक है, गॉस लॉ क्या होता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उसको। पढ़ा है सर मैंने, बट ओके ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानती है? जी सर। क्या होता है? अच्छा, सॉरी सर, मैं रिकॉल, घबराइए नहीं, सर मेरा मतलब थोड़ा पहला सा। ही मौका है हाँ, फिर नहीं नहीं, से। कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल हो जाइए। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं है। सेमीकंडक्टर आप मुझे बता दिए, सेमीकंडक्टर क्या होता है? जी सर, सेमीकंडक्टर सर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो सर होती है सर, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। अच्छा, ऐसा है तो फिर अगर हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज करें सेमीकंडक्टर का, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? सर उसका रेजिस्टेंस घटता है सर, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, आप लेज़र का फुल फॉर्म बता दीजिए। सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही।
ओके, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जी सर, डॉपलर इफेक्ट सर साउंड से रिलेटेड है। इसमें जो हम साउंड का यदि सर सोर्स जो है सर वो दूर करते हैं तो सर हमें साउंड कम सुनाई देता है, और साउंड के सोर्स के पास जाते हैं सर तो हमें साउंड ज़्यादा सुनाई देता है। ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सुने हैं? जी सर, सुना था मैंने। क्या होता है? सॉरी सर, इस बारे में पढ़ा है मैंने सर, बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, ये तो बहुत फेमस है। जी सर। अच्छा, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है? सॉरी सर, मैं अच्छा, कहाँ याद एप्लीकेशन होता है इसका? अच्छा, सर कोई मैं दिक्कत नहीं है, सॉरी। कोई बात नहीं है। मीन मीडियन और मोड, ये क्या होते हैं? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, कोई बात नहीं है। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? जी सर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके बाद सर बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस, उसके बाद सर बिहार एजुकेशन सर्विस। अच्छा, आपने सेकंड पे ही बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस दिया है। कुछ जानते भी है या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बोल दिया था तो आपने सेकंड नंबर पे डाल दिया? जी नहीं सर, जब पहले डाले थे सर तो उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, और उसके बाद सर मैंने, और किसी ना किसी पोस्ट को तो सर हायरार्की में ऊपर नीचे तो रखना ही है, बाकी सभी सेवाएं हैं, और पोस्ट प्रेफरेंस में सर किसी न किसी को ऊपर नीचे रखना होता है सर, तो उस हिसाब से। मतलब रुचि नहीं है ऐसा, रुचि के हिसाब से नहीं है? जी सर, उसमें सर कोई भी सेवा मिलेगी तो मैं उसमें सर अपनी कर्मठता से वो सेवा करूंगी, लेकिन अ, सारी सेवाएं सर मेरे हिसाब से बराबर ही हैं, बस प्रेफरेंस के हिसाब से सर ऊपर नीचे रखा गया। अच्छा, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस में क्या काम होता है? जी सर, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस में सर जमीन की रजिस्ट्री फिर और यही सबसे जुड़ा काम होता है सर। अच्छा, इसके ईज अलावा ऑफ, सर मद्य निषेध भी। हाँ, अभी 7 निश्चय 3 में ईज ऑफ लिविंग पे बात चल रही है, जीवन जी सर। गुणवत्ता सुधार में। तो इसके लिए रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है? जी सर, अभी हाल ही में रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि ज़मीन के जितने भी रिकॉर्ड्स है सर उनको, चाहे वो विवादित हों या अविवादित हों सर, तो उनको ऑनलाइन रजिस्ट्री की जाएगी सारी ज़मीनों को, और जिस कारण से ज़मीन से रिलेटेड जो विवाद है सर वो भी कम होंगे, और उसमें सर राज्य के लिए सर रेवेन्यू भी जनरेट होगा। आप ये भूमि सुधार के काम से आप मिक्स नहीं कर दे रही हैं क्या रजिस्ट्री डिपार्टमेंट का काम? जी सॉरी सर, इसको, जी सर इसको मैं यही समझ रही थी। बाकी सर जी हाँ, रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट सर अलग है, जैसे कि मतलब उसका काम अलग है सर, जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री उसमें की जाती है, और ये भूमि सुधार से जुड़ा। जी सर, जो ओके, मैंने बताया। थैंक यू रीमा मैम। अ, तो मरियम जी, आप ट्री है ना? जी, गुड इवनिंग मैम। तो आप मेरे को महात्मा बुद्ध जी से रिलेटेड कोई 5 प्लेस बिहार के बताइए। जी, यस मैम। सो सबसे पहले तो मैम उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और दूसरा मैम, उस मैम वो वैशाली से भी मतलब रिलेटेड थे, और इसके अलावा सर मैम राजगीर से शायद, जी नहीं, राजगीर से वो रिलेटेड नहीं थे। अच्छा, कोई सॉरी बात नहीं, मैम, मैं बताइए रिकॉल मुझे, नहीं कर पाई। क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार के कौन लीडर थे? क्विट इंडिया मूवमेंट में जी मैम बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और इसके अलावा मैम जेपी जयप्रकाश नारायण जी थे। 1857 की क्रांति में बिहार के लीडर कौन थे? जी मैम, 1857 की क्रांति में बिहार के प्रमुख लीडर जो थे वो वीर कुंवर सिंह जी थे। और पटना से कौन थे? पटना से पुस्तक विक्रेता पीर अली जी थे। अच्छा, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड बिहार के कोई 5 स्थान मुझे बताइए। जी मैम, सबसे पहले तो वो जब आए थे तो जब चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे जब आए थे मैम, तो वो पटना उतरे थे सर मैम। उसके अलावा फिर चंपारण गए थे वो, और
चंपारण के ही रास्ते में मैम, जो भी जिले पड़े होंगे सर, मैम उसी रास्ते में गए थे। मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आप मेरे को बताइए कि फिजिक्स में इस बार नोबेल प्राइज किनको मिला है? मैम मैं नाम एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर। अच्छा, एक ऐसे फिजिसिस्ट रहे हैं जिनको मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए ही नोबेल प्राइज मिला है, तो क्या आप जानती हैं उनके बारे में? मैम क्या मैं गैस कर सकती हूँ हाँ हाँ श्योर। कि मैम शायद मैडम क्यूरी को। हाँ मैडम क्यूरी को ही मिला है। क्या उनका मेन, उनको किस चीज के लिए मिला था? क्या उन्होंने ऐसा डिस्कवर किया था? मैम रेडियो एक्टिविटी के लिए उनको मिला और केमिस्ट्री में किस चीज के लिए मिला था उनको? था। सॉरी मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा कोई बात नहीं। आप बताइए कि वर्ल्ड वुमेन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ओके। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता अच्छा। तो ठीक है, आपकी क्या हॉबी क्या बताई थी आपने? है। मैम मेरी हॉबी हिंदी साहित्य की कहानियां पढ़ना। अभी रिसेंट में कौन क्या पढ़ा है आपने? तो रिसेंट में मैम मैंने एक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी, सदगति। ओके। गोदान आपने पढ़ी है? तो जी नहीं मैम, वो उपन्यास है, मैंने पूरा नहीं उसको पढ़ा। ठीक है। अच्छा ये बिहार की 5 मुख्य समस्याएं क्या हैं, वो आप मुझे बता सकती हैं? जी मैम, अ, जी बताइए। मुख्य समस्याओं में जैसे कि मैम पहला तो है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा है कि मैम माइग्रेशन का इशू है। और इसके अलावा मैम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है। और चौथा सर मैम इंडस्ट्रीज का इशू है। और पांचवा मैम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी इशू है मैम, जैसे कि क्रॉप आपकी पोस्ट, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह में। आपने अब अपना बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है फर्स्ट दिया है, तो अगर आप बन हम्म। जाती हैं तो आप मुझे बताइए कि आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप उठाएंगी? तो जी मैम, सबसे पहले तो मैम जो भी जहाँ पर भी मेरी पोस्टिंग हो उससे कंसर्न जो भी प्रॉब्लम होगी मैम, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि वहाँ पर जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो क्या है मैम, और उसके अकॉर्डिंग जैसे कि मैम मेरी यदि नॉर्थ बिहार में पोस्टिंग होती है तो उस हिसाब से जो वहाँ पर फ्लड से रिलेटेड समस्याएं हैं मैम, मैं उसके लिए काम करूँगी। और यदि साउथ बिहार है तो वहाँ पे सूखे से रिलेटेड प्रॉब्लम है मैम, अथवा बॉर्डर से रिलेटेड को कहीं भी पोस्टिंग होती है तो मैं उसके अलावा से मैम जो समस्याएं हैं बॉर्डर मैनेजमेंट की उसके बारे में से मैम काम करना चाहूँगी। ओके। ठीक है मरियम जी। हाँ ठीक है रवि हम्म। सर। प्रणव सर। आपका इतिहास क्या था? जी सर, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल। ऑप्शन हिस्ट्री है। अच्छा हमको बता दीजिएगा, ये स्तूप और विहार में क्या अंतर होता है? जी सर, विहारास जो होते हैं सर वो मॉन्क्स के रेजिडेंशियल साइट्स होते हैं जहाँ पे मॉन्क रहते हैं, निवास करते हैं। और जो स्तूपा है सर वो गॉड महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां उनके ऊपर बना हुआ स्ट्रक्चर होता ठीक है, कपिल वस्तु कहाँ पे है? है। जी नेपाल में है सर, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं थी? जी सर, सबसे पहले तो दोनों में समानताएं यही थी कि दोनों ने जो वैदिक स्क्रिप्चर थे उनको रिजेक्ट किया था। और दूसरा सर दोनों में ये समानताएं थी कि दोनों ही अहिंसा के कट्टर प्रवर्तक थे। yin यान और महायान में क्या है अंतर? जी सर, हीनयान और महायान दोनों बुद्ध धर्म की शाखाएं हैं। और जो हीनयान है वो उनका मानना है वो जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे तथा बुद्ध को एक इंसान के रूप में ही पूजा करते थे। और जबकि जो महायान है
वो अपने आप को ग्रेटर व्हीकल मानते थे और वो मूर्ति पूजा करते थे, तो हम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा करते थे। आम्रपाली को जानते हैं? पढ़े जी हैं सर। क्या, कौन थी? जी सर, वो सर नगर वधु के रूप में उन्हें जाना जाता है। कहाँ की? चलिए, अ, अकबर महान थे? वे- अ, जी सर, जैसा कि उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है समाज सोसाइटी में, उस वक्त की सोसाइटी में जो टॉलरेंस की और जो है एक सहिष्णु की नीति अपनाई थी सर, उस हिसाब से कहा जाता है कि वो महान शासक थे। क्या आपको नहीं लगता है कि जो पहले प्रधानमंत्री के रूप में अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते तो भारत कुछ ज्यादा ही आगे रहता अभी? जी सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है सर। जो भी भारत आज जिस भी स्थिति में है सर, बहुत आगे स्थिति में है, और सरदार पटेल ने भी जो भी किया था वो उनका अपना अलग कंट्रीब्यूशन है सर। जो उन्होंने ये सारे जो राज प्रिंसली स्टेट्स थे उनका एकीकरण किया था, वो भी सर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मतलब मूल्यवान था। अच्छा, प्लम प्लम पुडिंग मॉडल जानती है क्या होता है? जी सर। क्या है? हम थॉमसन का सर ये मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल। उनका मानना था कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल की तरह जैसे कि प्लम रहता है सर, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन उसमें एडजस्टेड रहते हैं। अच्छा, आइंस्टीन को नोबेल किस लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था सर। अच्छा, आप सबसे बड़े जो साहित्यकार हैं जो हिंदी साहित्य में, प्रेमचंद को मानते हैं? जी सर, उनकी कहानियाँ मुझे अच्छी लगती तो उसके अलावा दो चार राइटर का बता दीजिए जिनको आप हैं। पढ़े। जी सर, उसके अलावा सर, जी सर, उसके अलावा सर मुझे फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, और नागार्जुन जी की कहानियाँ, और इसके अलावा जो है मन्नू भंडारी जी की भी कहानियाँ मुझे अच्छी अच्छा, नागार्जुन कहाँ के निवासी थे? लगती हैं। नागार्जुन जी सर बिहारी के निवासी बिहार के निवासी थे। वो मैथिली साहित्य में भी लिखते थे, उनके बारे में बात जानते हैं? थे। जी सर। किस नाम से लिखते थे? जी सर, उनका उनका नाम मुझे, मैंने पढ़ा है सर, बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। वैद्यनाथ मिश्र यात्री। वैद्यनाथ मिश्र करके था सर उनका नाम। यात्री के नाम से लिखते थे बस नाम। जी सर, मैं ठीक है, वो एक उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। सॉरी सर, उपन्यास के बारे में मुझे नॉलेज मतलब बलचनवा के बारे में नहीं पढ़े हैं? नहीं सर। मैंने सुना है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। गबन पढ़े हैं? जी नहीं सर। सर मेरी रुचि कहानियों में है, कि उपन्यास है तो मैंने पढ़ा नहीं है सर। अच्छा, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है? जी सर, कहानी सर एक संक्षिप्त मतलब वो होता है जिसके अंदर सर पात्र भी कम होते हैं, और उपन्यास जबकि सर विस्तृत होता है, उसके अंदर पात्र भी बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा कहानी का मेन उद्देश्य है वो तुरंत अल्टीमेट सीख देना होता है सर, जबकि उपन्यास एक लंबी कथा होती अच्छा, ठीक है, थैंक यू है। सर। मरियम जी, आपका इंटरव्यू क्योंकि आज फर्स्ट टाइम ही आप दे रही थी, वो स्टार्ट में दिखा था आपके चेहरे पे, लेकिन बाद में फिर आपका काफ़ी बेहतर हो गया। और नोबेल प्राइज़ वगैरह जैसे मैम ने पूछा था, तो वो थोड़ा सा मतलब लास्ट ईयर का ही है, तो वो एकदम मतलब ये सब एकदम आउट क्वेश्चन है कि किसी सर से भी मैंने वो सब देखा हाँ। था सर, लेकिन वो पहली बार है सर, तो मुझे वो पूरा सब भूल जा रहा था। इनका कि हाँ, मैंने गॉस लॉ वगैरह श्रोडिंगर सब पढ़ा था सर, लेकिन मैं बता नहीं पा रही, एकदम शुरुआत में ही सर बाउंड से सब आ गया था इसलिए। अच्छा ठीक है। तो इसीलिए मॉक्स देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे थे। बाद में आप फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह सब आपको बाद में रिकॉल हो गया जब प्रणव सर पूछना शुरू किए थे, क्योंकि तब तक आप फिर फ्लो में आई, तो मतलब पोटेंशियल काफ़ी हाई है। आप धीरे धीरे करके आ जाएंगे, मतलब फ्लो आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट थैंक्स। मैम। फीडबैक। हाँ, वही मैं भी यही बोलना चाहूंगी आपको, मरियम जी, की नर्वस नहीं होइएगा। कि हम क्वेश्चन भूलते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस होने से थोड़ा बचना है।
हल्का सा स्माइल रखना है। और जो भी फैक्चुअल चीजें हैं ना, जो हम पता है, और रवि सर रोज इंटरव्यू लेते हैं, तो उनको सुनने से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे इंटरव्यू लेते हैं ना, तो आप उसको ज्वाइन करा करिए वो, ताकि आपको क्वेश्चन एटलीस्ट पता चले, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो एकदम आउट हैं, ये पूछे ही जाएंगे आपके इंटरव्यू में। जी मैम, मैंने बस क्योंकि 2 वो ही दिन से फैक्ट्स, ज्वाइन किया है मैम। हाँ, तो वो फैक्ट्स जो होते हैं ना, वो वहां पूछे जाते हैं, और वो इतना सीक्वेंस से पूछे जाएंगे ना कि हम भूल गए ना तो हम नर्वस हो जाते हैं। तो जैसे पॉलिटी के आर्टिकल्स हो गए, या फिर नोबेल प्राइज हो गए, या फिजिक्स के भी कुछ कुछ फैक्ट्स, मतलब आई मीन टॉपिक जो जैसे सर पूछ रहे थे, तो इस टाइप से वहां पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा उनको अच्छे से पढ़िए, उनको तैयार करिए। बाकी सब सही जी। है, आप अच्छे से लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। सर। हम्म। जैसे कि हिस्ट्री के प्रश्न थे मेरे, जैसे कि सरदार पटेल और नेहरू जी के बारे में। तो अब जवाब ठीक दी, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल ये था कि नहीं, ऐसा नहीं लगता है, कैसा ये नहीं बोलते कि अपनी जगह पे पटेल जी ने ये काम किए। हालांकि नेहरू जी के आने के बाद इतना औद्योगिकरण, इसरो, बहुत सारा जो अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत सारा काम जो दिखाना था, वो बताना था आपको। ठीक है, दोनों का काम रख के फिर बताना था कि नहीं, ये जो था ठीक है। बाकी ठीक ही है। जैसे कंसेप्ट है जो, वो छोटा छोटा कंसेप्ट है जो आपको होना चाहिए फिजिक्स में, जैसे हम लोग को भी पता है, जबकि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे सापेक्षता का सिद्धांत हो, आइंस्टीन का हो, बहुत सारा जो सा छोटा छोटा कंसेप्ट है, वो आपको एकदम, डॉपलर का इफेक्ट हो गया जैसे आप बताए, तो वो थोड़ा सा अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा और की तुलना में बेहतर तरीके से आप बताइए। लेमैन की तरह थोड़ा सा वो नहीं बताना है कि जैसे कोई जनरल आदमी बता रहा है, जैसे मेरे जैसा आदमी बता रहा है जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है। तो ऐसा नहीं बताना आपको, थोड़ा सा बढ़िया बेहतर तरीका से करके बताइए। बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके। अब नेक्स्ट विशाल कुमार है क्या प्रेजेंट? Yes, sir. Am ओके। I audible, sir? हाँ, ऑडिबल है। जी, आज थैंक यू, सर। आई होप कि आज आपने नेटवर्क पे वर्क किया है। नहीं, जी 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 सर, आज एक्चुअली मैंने डायरेक्ट फोन से कनेक्ट किया है, लैपटॉप से कनेक्ट ही नहीं किया सर। ओके ओके, ठीक है। जी सर। आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। हाँ जी। सर, मेरा नाम विशाल कुमार है। मैंने अपना स्कूलिंग माता गुजरी पब्लिक स्कूल से किया है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में करा है फ्रॉम आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद मैं करेंटली कस्टम्स में एज ए सुपरिटेंडेंट काम कर रहा हूँ। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, और मेरा हॉबीज क्रिकेट खेलना और देखना है। ओके। आप कस्टम्स में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, मुंबई में हैं। यस एक मुंबई जो है वो आर्थिक राजधानी भी है, बहुत डेवलप भी है। सरकार भी मुझे लगता है जी आपको सर। अच्छी खासी सुविधा देती होगी, आप कस्टम्स में हैं। मुंबई गढ़ भी है। जी तो फिर जी क्यों सर। छोड़ के आना चाहते हैं? सर, इसके दो रीजंस हैं। पहला तो सर, क्या कस्टम्स में बहुत ही यूनिडायरेक्शनल नेचर ऑफ वर्क है, जबकि मेरा मानना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं आपको मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ वर्क करने का मौका मिलेगा। और दूसरा सर, करियर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर है कि कस्टम्स में एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर आपको मतलब मैक्सिमम प्रमोशन जो करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप डिप्टी कमिश्नर तक ही जा सकती हैं। जबकि बिहार में आप अगर करेंटली देखें तो आप लेवल 30 या लेवल 14 तक पहुंच रहे हैं सर। ओके। लेकिन कहते हैं आजकल, मतलब ये भी फेमस हो रहा है, बी बोरिंग। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, आप सुने हैं ये फ्रेज बी बोरिंग? नहीं सर, सॉरी। अच्छा, इसका एक आशय होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो भले ही बोरिंग हो, लेकिन फिर भी उसका बहुत रेलेवेंस होता है। जी सर। यूनिडायरेक्शन है, लेकिन आप देश के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फिर जी सर। आप क्यों, मतलब हम कन्विंस नहीं हुए कि आप आना चाहते हैं बिहार इतने सर, दूर करके। जी सर, वही मैंने आपको बताया, जैसे एक तो करियर प्रोस्पेक्ट भी एक सर मेजर कितना फैक्टर है। आपका सैलरी वहाँ पे है, मतलब ग्रेड पे? सर, करेंटली मैं लेवल 8 पे हूँ सर, 4800 पे। ओके, 4800। और जी सर। सेंटर का तो थोड़ा ज़्यादा ही होता होगा यहाँ के नहीं सर, रेमुनरेशन। बेसिक नहीं सर, बेसिक स्ट्रक्चर अभी बिहार का और सेंट्रल दोनों का सेम है सर। दोनों के ग्रेड पेज और बेसिक भी इक्विवेलेंट है सर। ओके, ठीक है। आप कस्टम्स में आपका क्या रोल है? हाँ सर, मैं एज ए सुपरिटेंडेंट कस्टम्स में करेंटली काम कर रहा हूँ सर। अच्छा। ये प्रिवेंटिव ऑफिसर का क्या काम होता है, प्रिवेंशन जो डिपार्टमेंट जी रहता है? सर।
प्रिवेंटिव सर एक्चुअली कस्टम से दो लाइन है, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स बेसिकली उनका मेजर काम रहता है स्मगलिंग रोकना। जितने भी कस्टम फ्राइट स्टेशन है उनके गेट्स पे उनकी तैनाती रहती है। इसके हम्म, अलावा जो भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव ऑफिसर्स का एक सब्सटेंशियल रोल रहता है। और एयरपोर्ट पे भी सर प्रिवेंटिव ऑफिसर्स को एज ए पीआरओ मतलब तैनाती मिलती है सर। ओके। ये कस्टम्स में जैसे काफ़ी एडवांसमेंट भी हुआ टेक्नोलॉजी में, लेकिन फिर भी आए यस सर। दिन ये लोग पकड़े जाते हैं, तो क्या डिटरेंस क्रिएट नहीं हुआ है कि लोग अभी भी इतनी हिम्मत करते हैं कि एयरपोर्ट में कुछ ना कुछ मेथड से आ ही जाते हैं लेकर कॉन्ट्राबैंड? सर एक्चुअली इस दो रीजन है। एक्चुअली कस्टम्स की तरफ से तो पूरी तरह से डिटरेंस की कोशिश की जा रही है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्मगलर्स हैं जो कि अपना लक आजमाने की कोशिश करते हैं कि अगर हो सकता है क्या पता हम बच जाए। स्पेशली कुछ कंट्रीज का है जैसे उनका स्पेसिफिक यही रहता है कि हमारा काम स्मगलिंग का है। सो ओके, वो क्या है अपना कितनी लक सजा आजमाते रहती है? रहते हैं। ओके, जो लोग सॉरी लक सर। आजमाते हैं उनका उनको कितनी सजा मिलती है? सर करंटली अगर आप कस्टम्स में जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या कॉन्ट्राबैंड है आपके पास और किस तरह का नेचर ऑफ क्राइम है उसके अकॉर्डिंगली सर सजा डिसाइड होती है। फिर भी एक रेंज? सर 2 साल से लेकर आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है सर। और अगर आप एनडीपीएस में है तो वो फिर कम्प्लीटली डिफरेंट मतलब एंगल से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ओके, ठीक है। तो क्या आपके क्षेत्र में एनडीपीएस भी आता है? जी सर। ओके, तो अभी आपको क्या लगता है, सॉरी, भारत में जो ड्रग्स रिलेटेड जो समस्या है उसको कम करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सर एक तो जैसे क्योंकि हम कस्टम से तो हमारा यही कोशिश रहता है सबसे पहले कि जितना भी ड्रग्स इलीगल चैनल से इंडिया में एंट्री कर रहा है तो उनको किसी ना किसी तरह रोका जाए, चाहे वो बॉर्डर के थ्रू है, चाहे वो एयरपोर्ट के थ्रू है, या चाहे वो पोर्ट के थ्रू है। इसके अलावा सर और मतलब लोकल लेवल पे हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करें कि हमें उनको पहले सेंसिटाइज करना हो चाहिए कि मतलब आप ड्रग्स क्यों नहीं लेना चाहिए या फिर ड्रग्स का क्या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं जो आपके हेल्थ पे हैं। इसके अलावा सर बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमें बताने चाहिए और ये उनको एक तरह से लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहिए कि इनके अगर आप ड्रग एडिक्ट भी हैं तो उसमें मतलब सोशल शेम की बात नहीं है, आप उससे पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं गिवन कि आप मतलब ये जितने भी ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है या इनको ज्वाइन करें। ठीक है, ओके। ये आर्यन खान केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था, ऐसा जिसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस अभी तक नहीं आया है कि आर्यन खान इन्वॉल्व थे या फिर ये एक कंप्लीट सेटअप था। बट इसके बारे में मतलब यही है कि एक नारकोटिक्स का एक उसमें एंगल था। बट इसका अभी तक कोई भी कंक्लूसिवली कुछ इसमें एविडेंस अभी तक आ नहीं पाया है सर कि कौन इसमें इन्वॉल्व था एग्जैक्टली। ओके, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे इंडिया को, स्पेशली बॉलीवुड। बॉलीवुड में लेकिन ड्रग्स की सप्लाई या फिर ये सब का रिपोर्ट्स आते रहते हैं, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? सर इसमें डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों को आप कैसे टैकल करने के लिए कोई सजेशन दीजिए? जी सर, सप्लाई साइड में तो सर इसमें ये हमारी कोशिश रहेगी कि हमें चारों तरफ अपने स्पाइस रखने होंगे। हमारे मतलब मेन यही रहेगा कि कौन कौन से पेडलर है जो कि ये ड्रग्स के रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके ऊपर छापामारी की जाए और उनको स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट सजा दी जाए। और डिमांड साइड में कहीं ना कहीं सर हमें एज अ सिविलियन अप्रोच रखना पड़ेगा इनके लिए कि हमें उनको जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ ड्रग्स यूज हो रहा है, इसका क्या मेजर रीजन है। जैसे अगर आप पार्टी या फंक्शनिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट वार्निंग देनी चाहिए। ये नहीं हमें मतलब एक एज अथॉरिटी डरना चाहिए कि हाँ वो हाई प्रोफाइल पीपल है तो हमें थोड़ा मतलब ओके, दब के उनको हमें ठीक। स्ट्रिक्ट वार्निंग की आपका तरह। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन रहा है, कैशे जी मेमोरी क्या सर। होता है? जी सर, कैशे शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है जो कि आपका जो मतलब ये हार्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी और जो आपका इमीडिएट एक्शन के बीच में स्टोर करता है सर। ओके, कर्नल क्या होता है? सॉरी सर। कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल। जी सर, सर सॉरी कर्नल अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे ये तो बहुत बेसिक है कंप्यूटर साइंस का। जी 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 सर। अच्छा, कर्नल और यूजर इंटरफेस में क्या जी अंतर सर। होता है? हाँ सर, यूजर इंटरफेस बेसिकली आपका वो मतलब इंटरफेस है जिसमें आप मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और कर्नल का सर मैं आपको बता दूंगा, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। दोनों में से ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड कौन सा मोड होता है, कर्नल मोड या यूजर मोड?
सर कर्नल मोड का तो मुझे अभी मतलब रिकॉल नहीं हो पा रहा है, बट यूजर मोड डिपेंड करता है कि सर उस पर आप किस लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं। OSI मॉडल जानते हैं नेटवर्किंग का? सॉरी सर। नेटवर्किंग का OSI मॉडल जानते हैं? OSI मॉडल सर मैंने पढ़ा है, बट मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। सॉरी, ओपन सोर्स इंटरेक्शन की आप बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ, 7 लेयर मॉडल। से मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे IP एड्रेस क्या होता है बता सकते हैं? जी सर, अभी कोई भी सिस्टम जब सर इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो उनको एक स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, 16 डिजिट नंबर होता है, उसको हम IP एड्रेस कहते हैं सर, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एग्जैक्टली। ओके, IP एड्रेस और ARP एड्रेस में क्या अंतर होता है? सॉरी सर, ARP एड्रेस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, अच्छा, मुझे उसके मैक बारे में एड्रेस पढ़ना जानते हैं? पड़ेगा। हाँ सर, ये एप्पल IoT डिवाइसेस के लिए मैक एड्रेस प्रोवाइड किया गया है सर, सिर्फ आई एप्पल? थिंक। नहीं नहीं, सॉरी सर। तो उसका मैक एड्रेस नहीं होता है? नहीं 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 सर, होता है, सॉरी। क्या होता है मैक एड्रेस? नहीं, मैक एड्रेस सर अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? हाँ सर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं मतलब जो कि इजीली और ओपनली अवेलेबल है विदाउट एनी प्राइस। अच्छा, आप बिहार सरकार या फिर भारत सरकार में कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताइए जो यूज होता है। सर सेंट्रल लेवल पे तो जैसे लिनक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज ए ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, उस पर क्या बहुत सारे फायदे कोडिंग्स होते क्योंकि वो। हैं लिनक्स सॉरी सर। सिस्टम के? क्या फायदे होते हैं? सर लिनक्स सिस्टम एक तो ओपन सोर्स है, दूसरा वो कमांड लेवल इंटरफेस है तो उसमें आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, तीसरा वो मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप एज ए कमांड लाइन के थ्रू आप मतलब मल्टीपल पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन काली लिनक्स का तो बहुत यूज होता है साइबर अटैक्स में। जी सर, लिनक्स का एक्चुअली कैसा है कि वो ओपनली इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए लिनक्स का ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है साइबर अटैक में, बट उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ मतलब ये अपना सिक्योरिटी भी रहता है लिनक्स में, तो अगर आप उसको अच्छे से सिक्योरली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं सर साइबर अटैक से। ओके, ठीक है, थैंक यू। प्रणव सर। आपका सोशियोलॉजी क्या था? जी सर, ऑप्शन सोशियोलॉजी था सर। ऑप्शनल था। अभी ये हाल जी ही सर। में देख रहे हैं, ये बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, हो सकता है पहले भी ये चलन है, सेम सेक्स मैरिज पे आपका क्या विचार है? सर सेम सेक्स मैरिज एक्चुअली जो चेंजिंग डायमेंशंस है, जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं सर ये एक नया चीज आ रहा है सेम सेक्स मैरिज, और मेरा मानना है कि इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका जेंडर और आपके चॉइसेस आपके पर्सनल ओपिनियंस हैं। अच्छा, हमारा जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से कैसे अलग है? सर एक्चुअली वेस्टर्न सेकुलरिज्म एक नेगेटिव कोनोटेशन है सेकुलरिज्म का, जहाँ पे वो रिलीजन को कम्प्लीटली डाइवोर्स करते हैं पॉलिटिक्स से। रेदर हम सब पॉजिटिव सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, जहाँ हम हर रिलीजन को समान दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, आपका हॉबी क्या है? सर प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट सर। प्लेइंग, वाचिंग क्रिकेट। जी सर। जी सर। अभी हाल ही में कौन सा सीरीज हो रहा था भारत का? सर भारत न्यूजीलैंड का भी सीरीज चल रहा है सर। भी चल रहा है। भारत कितना से आगे है या पीछे? सर अभी दोनों, जी सर 1-1 पे ड्रॉ है अभी। 1-1 ड्रॉ है। तो लगातार मैच देख यस रहे हैं आप? अच्छा अच्छा। सर, अभी अभी देख रहा हूँ सर। हाँ, न्यूजीलैंड के कैप्टन कौन है अभी? सर अभी मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड के कैप्टन सर। अच्छा अच्छा। ये हमको बता दीजिए कि साइबर फ्रॉड जो हो रहा है, पिछली बार भी आपसे प्रश्न पूछे थे, तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही, जागरूकता फैला रही है, फिर भी क्या होता है कि एक कदम आगे जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि APK फाइल भेज के आपका पूरा जो है वो हैक कर लिया जाता है, मोबाइल को, या फिर सिस्टम आपका उसके अंदर चला जाता है। इसको रोकने के लिए कोई ऐसा सजेशन दीजिए आप जिसको इम्प्लीमेंट कर सके। हाल ही में अगर बिहार सरकार मंथन कार्यक्रम ला रही है, जिसमें हम जैसे सिविल सर्वेंट से पूछा जा रहा है कि क्या किया जाना चाहिए, बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे हैं, ताकि हम उसमें अपना सजेशन दे सकें। सर इसमें एक सजेशन ये हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं जो मतलब जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं
उनको हम ये मतलब एहतियात दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें इसमें, और इस तरह के जैसे भी फाइल्स है उनको इमीडिएटली रेड फ्लैग मार्क करके उनको ये एक तरह से वो मतलब वार्निंग प्रोवाइड करा सके। जैसे कि अभी कॉल्स में बहुत ज्यादा ये लागू हो रहा है कि स्पैम स्पैम कॉल्स का आने लग गया है, तो ठीक उसी तरह से मैसेजेस में भी स्पैम का ये मैसेज का अलर्ट आने लग जाए कि स्पैम मैसेज या स्पैम दिस। और दूसरा, जब अगर हम पूरी तरह से उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कंप्लीटली, तो वो एक है। तीसरा, हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि सर जो अगर ये जनरली ऐसे लोग होंगे जिनका नंबर आपने सेव नहीं किया होगा, ये कंप्लीटली अननोन नंबर होंगे, तो उनमें एक प्रायर मैसेज जैसे जनरेट करवा सकते हैं कि दिस अननोन नंबर है सेंड यू सम काइंड ऑफ फाइल्स जो कि करंटली प्रिवेलिंग है, तो काइंडली चेक एट योर ओन रिस्क, या फिर कुछ इस तरह के एक वार्निंग इशू करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर आप मतलब उसको क्लिक करने भी जा रहे हैं तो अगर आपको वार्निंग फ्लैश होते हैं तो आप 1 मिनट के लिए रुक के थोड़ा देखेंगे कि अच्छा ये वार्निंग क्यों आ रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आदमी एक्सेस करने से पहले थोड़ा सा रुकेगा। इंट्रानेट क्या होता है? सर इंट्रानेट मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन जब आप नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो हम इंट्रानेट कहते हैं सर। भारत नेट योजना के बारे में जानते हैं? सब पढ़ा है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है सर, जी पिछली बार बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुके थे पहले। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। हाँ, रीमा मैम। जी जी सर। वो गुड विशाल जी, इवनिंग आप। मैम। हाँ, गुड इवनिंग। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? मैम मेरा फर्स्ट है बिहार पुलिस सर्विसेज, सेकंड है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, थर्ड है बिहार एजुकेशन सर्विसेज, एंड फोर्थ है बिहार फाइनेंशियल सर्विस मैम। जनरली लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ऊपर रखते हैं, आपने पुलिस सर्विस को ऊपर क्यों रखा है? मैम एक्चुअली मेरा थोड़ा सा ये फील्ड जॉब की तरफ, मतलब पुलिस एंड ऑल इनकी तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है, इसीलिए मैंने एसएससी में भी पहला प्रेफरेंस हमेशा प्रिवेंटिव ऑफिसर ही डाला था। अच्छा, तो आप बिहार से बाहर के हैं, राइट? नहीं मैम, एक्चुअली मैं मेरे मैटरनल और पैटर्नल रूट्स बिहार से हैं, मतलब सहरसा बिहार से हैं, बट मेरी फैमिली जनरली मतलब 2 पीढ़ी से बॉर्न एंड बॉट अप न्यू दिल्ली में है सर। ओके, तो आप बॉर्न एंड बॉट अप न्यू दिल्ली से ही है ना? यस मैम, यस मैम। जो दिल्ली का पुलिस है और बिहार का पुलिस है, इन दोनों का वर्किंग में क्या डिफरेंस आपको लगता है? मैम एक तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड पुलिस फोर्स है, और बिहार पुलिस एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेड पुलिस फोर्स है। सेकेंड हम्म। थिंग मैम, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस टेक्नोलॉजिकली एंड रिसोर्स के वे में देखे तो ज्यादा रिच है एज कम्पेयर टू बिहार पुलिस, बट बिहार पुलिस भी अभी मतलब इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है मैम। ओके, तो बिहार में तो पुलिस का ऐसा सिचुएशन है कि मतलब उनको तो 24/7 लगे रहना पड़ता है, काम में हमेशा तैनात रहते हैं ड्यूटी पे। उनको खाना खाने तक की फुर्सत नहीं होती है। तो आप, जी मैम। क्या लगता है आपको, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? मैम एक्चुअली इसमें जैसे हमारे कस्टम्स में भी यही सेम इशू रहते हैं, क्योंकि हमें 24/7 कस्टम्स में भी काम करना होता है। तो इसमें हमने में ऐसा किया हुआ है कि जब मैं कस्टम से एक प्रैक्टिस मतलब बता रहा हूँ कि जनरली हम शिफ्ट्स का एक रहते हैं 6 6 आवर्स का शिफ्ट, एंड विद इन 6 आवर्स में भी हमारे ऐसा रखा हुआ है कि 2 2 आवर्स का शिफ्ट आप मतलब विद इन इंडिविजुअली आप डिसाइड कर लीजिए कि 2 आवर्स आप फ्रंट पे रहेंगे और 2 आवर्स वो बैक पे रहेंगे। एंड इस वे में क्या होता है मैम कि थोड़ा आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, एंड एट द सेम टाइम आप मतलब ये अपने जो नेक्स्ट 2 आवर्स है उसमें बहुत ही अटेंटिवली ड्यूटी को अटेंड कर सकते हैं। तो एक ये सुधार हो सकता है। लेकिन बिहार में है ना कि बिहार में 35% फीमेल्स भी पुलिस में है। यस तो मैम। फीमेल्स को भी तो मैनेज करना होता है ना, तो उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? मैम फीमेल्स का जैसे मेरा ये मानना है कि मैम जो भी उनके लिए ड्यूटी स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेबल ड्यूटी स्ट्रक्चर है उनको उनके लिए मतलब पुट किया जाए। फीमेल्स का अगर मान लीजिए जैसे किसी भी एरिया में जहाँ की वुमेन रिलेटेड ज्यादा क्राइम है, तो वहां पे कैसा है कि फीमेल ऑफिशियल्स को ज्यादा से ज्यादा तैनाती की रही जाए, और उनको मतलब बेस्ट वे में उनको यूसेज यही हो सकता है कि उनको फीमेल जैसे फीमेल पुलिस स्टेशन अभी बनाए जा रहे हैं जिसमें ऑल फीमेल पुलिस स्टेशन है, तो हम उनको बना सकते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी हो सकता है कि मेल्स के साथ उनको मतलब जैसे इंडिविजुअल फीमेल की जगह 2 3 फीमेल ऑफिसर्स को मेल्स के साथ तैनाती की जाए, ताकि उनको भी सिक्योर फील हो, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा मेजर काम है वो भी होता रहे। लेकिन क्या है कि फोर्स की कमी है, और
बिहार का जो सिचुएशन है क्राइम का या अदर फैक्टर्स का, लॉ एंड ऑर्डर को देख के उतना फोर्स अवेलेबल नहीं होता है। तो फीमेल हो चाहे मेल हो, काम तो उनको इक्वली करना पड़ता है। तो ऐसे यस केस में मैम। आप क्या करेंगे, कैसे मैम मैनेज ऐसे करेंगे कि केस में फीमेल्स के साथ तो बहुत सारे मतलब और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सब होते हैं ना। जी मैम, मतलब उनका अगर कुछ भी ऐसे निजी इश्यूज रहते हैं जहाँ पे उनको हमें जेन्युइन इश्यूज हैं, तो वहां पर उनको कुछ कंसेशंस दिए देना चाहिए। बट अगर जनरल इसके अलावा कोई इशू नहीं है, तो डेफिनेटली मैम जो भी एरिया ऑफ वर्क है वहां पे उनको प्रॉपर अपने वर्किंग के लिए बोला जाए। अच्छा, स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में आप जानते हैं? यस मैम, मैंने ये टर्म सुना है मैम। स्मार्ट का फुल फॉर्म बता सकते हैं? नो मैम, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्टअप इंडिया के बारे में जानते हैं आप? जी मैम। बताइए थोड़ा इसके बारे में। हाँ मैम, स्टार्टअप इंडिया बेसिकली मैम 2016 में ये लॉन्च हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, जिसके तहत उन्होंने जितने भी इंडिया में स्टार्टअप्स है उसको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्कीम्स लेकर आया। जैसे उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाएगा, और उनको डिफरेंट टैक्सेशंस पे बहुत सारी राहत मिलेगी, जैसे इनकम टैक्स की कुछ हॉलीडेज मिलेंगे। सिमिलरली इनके कस्टम ड्यूटीज एंड ऑल में भी बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है मैम। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं मोस्टली वो सर्विस बेस्ड हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या रीजन है कि हम ज्यादातर सर्विस में है, जो कि उतना उसका आउटपुट नहीं मिल पा रहा है जितना होना चाहिए? हाँ मैम, एक्चुअली एक तो डिमांड ड्रिवन, क्योंकि हमारे पास एज ए इंडिया ने अपने आप को एज ए सर्विस सेक्टर में एक बहुत स्ट्रांगली अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास सर्विस सेक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। सो इसलिए भी एक स्टार्टअप सर्विस सेक्टर में, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में लेकिन कहीं ना मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं सर्विस बेस्ड ही हैं जो ओपन होते हैं और फिर वो बंद हो जाते हैं नहीं चलने की वजह से। तो कैसे आप कह सकते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है? डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अभी बहुत मतलब एक्सेल कर रहे हैं अपने अपनी फील्ड्स में। सो इससे एक मतलब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में उनका अच्छा मतलब पकड़ है। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में मैम ऐसा लेकिन अब जैसे मैन्युफैक्चर। हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ओर फोकस कर रहे हैं, जी हमारे मैम। प्राइम मिनिस्टर जी का भी यही कहना है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। लेकिन जब फोकस हो रहा है सर्विस सेक्टर की ओर, तो इंडिया को कैसे हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ ले जा पाएंगे? नहीं मैम, एक्चुअली करेंटली जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आ रही है उससे हमारा कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव हो रहा है। जैसे पीएलआई स्कीम्स हैं जिसके साथ बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे एससीजेड है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, तो इन सब के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैम धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इंडिया में डेवलप हो रही है, स्पेशली एमएसएमईज ने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मैम। अच्छा, बिहार में स्टार्टअप्स का क्या सिनारियो है, आपको क्या लगता है बिहार का क्या सिचुएशन है? Yes, मैम, पिछले कुछ सालों में बिहार में स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है और इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं उनमें, और जॉब जनरेशन की तरफ भी वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं मैम। बिहार गवर्नमेंट की कोई स्कीम आपको पता है स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने करी हो? मैम अभी एक तो बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो उन्होंने लॉन्च करी थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सब्सिडीज प्रोवाइड करा है, टैक्स कट्स प्रोवाइड करे हैं स्टार्टअप्स और इनको लेकर। इसके अलावा कुछ स्कीम्स मैम मैंने पढ़ी थी, बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। अविन्या बिहार 2.0 के बारे में पढ़ा है आपने? नो मैम, सॉरी। ओके। अच्छा, अगर आप बिहार को स्टार्टअप हब बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे कौन से पैरामीटर सेट करेंगे इसको इवेलुएट करने के लिए कि हम ईस्ट इंडिया में बिहार को एज ए स्टार्टअप हब बना सके? हाँ मैम, एक्चुअली सबसे पहला पैरामीटर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए, क्योंकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही हम स्टार्टअप्स का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सेकेंड थिंग, स्किल सेट। हम जैसे जैसे हम स्किल सेट इम्प्रूव करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा स्टार्टअप्स उसमें डेवलप होगा। क्योंकि अभी तीसरा मैडम ये है कि हम जो स्टार्टअप्स देख रहे हैं बिहार में, तो उनमें हमारा ये रहना चाहिए कि कौन से ऐसे एरियाज है जिसमें बिहार ऑलरेडी एक्सेल कर रहा है। तो अगर उसमें हम स्टार्टअप्स की तरफ मूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा स्टार्टअप बेहतर ग्रोथ हो पाएगा। जैसे बिहार एक आप एग्रीकल्चर मुझे है। बिहार के एक दो स्टार्टअप्स का नाम बता सकते हैं? हाँ मैम, एक मैंने पढ़ा था बिहार में, आर्या गो करके एक स्टार्टअप था।
जो कैब्स से रिलेटेड है, तो मतलब ये एक्चुअली सहरसा का ही है, तो सहरसा में बेसिकली कैब इंडस्ट्रीज नहीं थी वहाँ पर। तो लोगों को वहाँ पर कैसा था कि टेम्पू ऑटो जो भी मतलब लोकल्स ये थे उन्हीं से जाना पड़ रहा था, तो वो काफी तकलीफ होती थी। तो ऐसे में एक आर्यगो करके स्टार्टअप इन्होंने लॉन्च करा था, जो कि उबर के तर्ज पे ही है, और वो डिफरेंट कैब्स आपको वो बोथ मतलब ऑनलाइन और एज ऑन कॉल दोनों पे आपको कैब्स मिल सकते हैं इजिली। ठीक है, ठीक है विशाल जी। थैंक यू मैम। थैंक विशाल जी, आपका इंटरव्यू अच्छा है। ठीक है, आप काफ़ी आपका नॉलेज भी ठीक है। थोड़ा बहुत आप कंप्यूटर साइंस और ये सब कर्नल वगैरह जो है वो काफ़ी बेसिक है। ठीक है, हार्डवेयर यस सर। सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत बेसिक ही पूछा गया है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं गए हैं। और दूसरी बात है कि जैसे आप जब आंसर करते हैं तो मतलब अपने साइड से थोड़ा सा, जैसे कि अब आपसे स्टार्टअप के बारे में पूछा गया था नाम बताने के लिए, तो आपने आर्यागो जैसे बताया, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद यस सर। आपने बहुत ज़्यादा आर्यागो के बारे में आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आपसे सिर्फ नाम पूछा गया था, तो अगर इस टाइप का अगर रहे तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि यस सर। मतलब हाँ, ताकि वो आगे पूछें कि अच्छा आर्यागो क्या करता है, क्या विशेष है, उनको मौका दीजिए, ठीक है। अ, यहाँ का जो इंटरव्यू का जो फॉर्मेट है उसमें कोशिश रहता है कि अभी इस बार देखना है कैसा फॉर्मेट ये लोग करते हैं, बट अभी तक का ये है कि वो लोग बहुत शॉर्ट टाइम में ढेर सारे सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ओके सर। आपको अगर वो पूछ रहे हैं नाम तो बिल्कुल नाम बता दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन को समाधान बोल रहे हैं तो एक एक समाधान जो है वो पहले शॉर्ट में बताते जाइए, फिर अगर उनको कोई एलैबोरेशन का अगर जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे वो आपसे एलैबोरेट करवा लेंगे। और ये तो रहा फिर ये, और बाकी चीज़ है कि आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट में रिवॉल्व करेगा कि आप मुंबई के हैं, फिर उसके बाद बॉर्न एंड मुंबई में भी काम कर रहे हैं, फिर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हैं। तो और बिहार में आप बता रहे हैं कि सिर्फ आपके रूट्स हैं, तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए बिहार में आने के लिए। तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि मतलब किस तरीके से आप कन्विंस करेंगे, ठीक है। बाकी अच्छा है आपका एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा है, प्रिवेंटिव ऑफिसर के रूप में आप काम किए हैं, तो एसेट रहेंगे आप यहाँ के लिए। तो बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। प्रणव सर। आपके जो क्वेश्चन है बहुत सारे स्कोप मिलते हैं पूछने के, जैसे आपके जॉब से, सोशियो से, आपके फिर जो कंप्यूटर साइंस है, मतलब बहुत ज़्यादा ही, फिर आपका जो हॉबी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही बनता है कि आपका सवाल पूछने का दायरा बढ़ सकता है। तो उस पे आप काम कर लीजिए, बेसिक सब पे का अच्छा कर लीजिए, बाकी बोलने में सही है ही आप। बाकी जो सर सजेशन दिए हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी आपका रहा है ये अच्छा। तो उस पे कस्टम उस्टम पे बेसिक हमको लगता है पूछेंगे वो, कस्टम ड्यूटी क्या है ये सब सिंपल हमको लगता रहता है। बाकी सर जितना पूछे हैं वो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, उसका भी आप आंसर बना लीजिएगा अपने हिसाब से, बेटर है, आप हो जाएगा, होना तो है ही। ठीक है। थैंक यू सर। मैम। आपका अच्छा है विशाल जी, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही कि एक आंसर को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है खुद से, ठीक है, और शॉर्ट रखना है। और दूसरी बात यह है कि जैसे बताया सर ने कि आपके बहुत सारे एवेन्यूज खुले हुए हैं आपसे पूछने के लिए, और जबकि अब बिहार में सिर्फ आपका रूट है और आप वहां रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको इस पे पकड़ लेंगे। ठीक है, जैसे हम हिमाचल से थे ना, तो हमारा आधा इंटरव्यू उधर से ही था, तो इसलिए ओके। आप इस पे थोड़ा वर्क कर लीजिएगा अच्छे से। और बिहार से रिलेटेड स्कीम्स, भले ही आप बिहार के बाहर से हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कौन से स्कीम्स नए चल रहे हैं, क्या अभी न्यूज में है, सब कुछ अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि वो पूछते हैं। चलिए ठीक है, ऑल द यस बेस्ट, मैम। बाकी सब अच्छा है। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। सर एक क्वेश्चन था, सर जैसे अभी ये आपने जैसे क्वेश्चन ही बताया था कि अभी क्या इसमें बोला जाए कि मतलब जैसे मतलब मैं बिहार से नहीं हूँ और मेरा मतलब सिर्फ रूट्स है, मेटरनल या पैटर्नल रूट्स ही हैं सिर्फ बिहार से, तो अब ऐसे में सर मेजर जो मेरा पर्सनल था कि हाँ एक करियर ग्रोथ था, और एक जो जॉब को लेकर एक थोड़ा सा था कि हाँ जैसे कस्टम्स है यूनिडायरेक्शनल एक टाइम बाद वैसा। अब इसके अलावा सर मतलब और क्या इसमें ऐड ऑन करूँ मैं? थोड़ा इसमें गाइडेंस चाहिए था सर। ये एक्चुअली कैसा है कि मैं एक दो जगह भी बोल चुका हूँ, तो वो हर जगह यही क्वेश्चन आता है कि मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई, वहां भी ग्रोथ है यहाँ भी ग्रोथ है। हाँ बिल्कुल।
सर, मैम कुछ ऐड कीजिए, क्या बोल सकते हैं? मतलब देखिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा पर्सनल मोटिवेशन। हाँ, प्रणव सर, आप बोलने वाले हैं। इसमें ज्यादा बेटर तो रीमा मैम बता पाएंगी, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा ही सवाल पूछा गया था, वो बताई भी थी जब हम लोग सर मिले थे वहां पे तो। हाँ हाँ और मुझे लगता है, हमको नहीं लगता है कि वो पूछेंगे वहां पे। जनरली जहां आप वर्क करते हैं, फिर बिहार से लेके हमको नहीं लगता आएंगे। आएंगे तो ये इस तरह से नहीं, रूखा जवाब नहीं देना है कि मेरा रूट ही है, मुझे कोई ऐसा नहीं है। वो नहीं बताना कि मेरा जो है, जी हम जो पढ़ाई वढ़ाई ये बाहर ही हुआ, और मेरे माता पिता जो है वहाँ के रहने वाले थे, मतलब वहीं रहे हैं, वहीं पढ़े लिखे बड़े हैं। और मैं बीच बीच में गांव जाया करता हूँ, ऐसा कुछ बता देना है। ऐसा नहीं कि हमको कट गए हैं, पूरा कट ऑफ हो गए। ऐसे नहीं बताना है। जी रूखापन सर। दिखाता है कि नहीं यार इसको। नहीं नहीं, हम्म। वो एक्चुअली सर मैंने एक बार ऐसा बोला था, तो क्या हुआ, एक मतलब मैंने एक ही मॉक दिया इससे पहले, तो उन्होंने ऐसे पूछा था कि अच्छा, कितनी बार गए हो, कहाँ कहाँ गए हो, तो फिर वो कह रहा है यार झूठ क्यों बोलना, जब आपको नहीं गए हो या फिर आप रेगुलर विजिटर नहीं हो तो आप क्यों इस तरह से बोल रहे हैं, सीधा बोलिए कि नहीं गए हैं। तो बोल देना वहाँ पे अननेसेसरली फिर हम आपसे ओकेजनली हम क्वेश्चन गए हैं, पूछ रहे हैं। ओकेजनली जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे माता पिता यहाँ जी सर। शिफ्ट हो गए, इस टाइप से बोलना है। बाकी मैम बताएंगी आपको। जी अच्छा। सर। इसमें क्या है ना कि कुछ कुछ चीजें जो है ना इंटरव्यू पैनल में सही में छुपानी ही पड़ती है। ठीक है, उसको एकदम सही से नहीं बताना होता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरा ओके इन मैम। लॉज है बिहार में। हालांकि मैं रही नहीं हूँ यहाँ कभी, रहती तो मैं बाहरी दिल्ली में ही थी। बट फिर भी मैंने ऐसा प्रिपेयर कर लिया था कि लगे ना उनको कि मैं मेरे को यहाँ से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसा आप प्रिपेयर कर लीजिए। आप ऐसे ठीक है, आप शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि आप बिहार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं या उसके बारे में आप जी प्रिपेयर जी नहीं मैम। कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स उस पे बता सकते हैं आपको, या फिर अब तो गूगल पे सब कुछ है ना, आप थोड़ा सर्च कर यस सकते हैं। मैम। जी जी। ठीक है। हाँ, तो इस यस चीज मैम। इसको देख लीजिएगा, और ऐसा कट गए हैं ना, ये वाला चीज को अवॉइड करिएगा इंटरव्यू में बताने से। जी जी मैम। ठीक है। बाकी डेवलपमेंट पे पूछते हैं वो, अगर इन दोनों फैक्टर पे आएंगे, क्योंकि दिल्ली और मुंबई मतलब इतना ह्यूज सिटीज हैं डेवलपमेंट में, तो मतलब नंबर वन पे वही सब है। और कहाँ बिहार है, तो ये होता ही है कि आप यहाँ वहां से छोड़ के यहाँ क्यों आएंगे। ठीक है, तो जी ये जी मैम। उनको ये चीज बैलेंस करिएगा कि उनको बस ये ना लगे कि ये बस ऐसे ही है और ये यहाँ नहीं है, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं रख रहे। ठीक है, तो जी जी मैम। उस दोनों को कंपैरेटिवली थोड़ा सा वैसे रखिएगा। बाकी कुछ चीजें जो होती हैं वो नहीं बताने लायक होती हैं, सो वहां पे बताना नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है। हम भी जी वही सर। किए थे, दोनों इंटरव्यू दिए हैं, दोनों में यही किए थे। बाकी ऑल द ओके जी बेस्ट। जी मैम। ठीक ओके, है। थैंक यू और मैम। सॉरी, मैं कुछ जी। ऐड कर दूं, बाकी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं इस बारे में कि जैसे यहाँ का जो कल्चर है। ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि पेरेंट्स अगर आपको ये पकड़ते हैं कि बहुत ज़्यादा तो आप आते नहीं हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं कि जो जिस कल्चर में पढ़ा बढ़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वो कल्चर को और पास से देखूँ। एक ये एंगल हो सकता है। दूसरा है कि सर, अभी लास्ट 5 इयर्स में और अभी जो 7 निश्चय 3 है, इसमें बिहार जी को मतलब अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का जो टारगेट है, तो इसीलिए बहुत एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स हैं। और मैं इस ग्रोथ प्लान का हिस्सा बनना चाहता हूँ, और जो पास मेरा एक्सपीरियंस है उससे मुझे जरूर लगता है कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो ये भी जी आप जी कुछ सर। डायमेंशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। जी सर। ओके। थैंक यू सर। ओके, ठीक है। हाँ, ये मीनाक्षी हैं क्या? यस सर। ओके। मॉर्निंग हाँ। सर। गुड गुड नाइट सर। ओके। ये कंफ्यूजन। रीमा मैम, बहुत बच्चों का डाउट था आज स्टार्ट में कि गुड मॉर्निंग बोले या फिर प्रणाम बोले, या फिर कैसे, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है इसका। तो वैसे तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं है, बट रिकॉर्डिंग है तो आप अपना सजेशन। प्रणव सर से मैंने ये सवाल पूछा था। सर मेरे हिसाब से तो जो आपके फेस पे ज्यादा सूट करता है वही बोलना चाहिए। जैसे कि मैं अगर प्रणाम बोलती हूँ तो वो जरा भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा हाँ फीडबैक मुझे बहुत जगह से मिला, तो मैंने नहीं बोला है, मैंने गुड मॉर्निंग ही बोला है। हाँ, ठीक ठीक है, है। तो ये अपना आप मतलब जो भी बोलने वाला है ना, उसको थोड़ा सा ये एनालाइज कर लेना है कि मेरे ऊपर ये वर्ड सूट कर रहा है कि नहीं।
हाँ हालांकि बिहार में ऐसा कल्चर है कि चलो प्रणाम करके विश करते हैं, बट आई मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि आपके जो बॉडी लैंग्वेज, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन और आपकी लैंग्वेज से जो मैच ज्यादा हो रहा है वही बोलना है। ठीक है। और लास्ट में थैंक यू बोलना है या फिर कैसे निकलना है? लास्ट में थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोल सकते हैं, उन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे करके बोल सकते हैं, ओके। कोई और इश्यू नहीं होती। ये गुड मॉर्निंग कितने लोगों को कितनी बार बोलना है? गुड मॉर्निंग तो सर सभी को विश करना जरूरी होता है। जैसे सामने में मोस्टली चेयरमैन सर होते हैं, तो पहले उनको विश करके सबकी तरफ बारी बारी से एक बार देख के विश कर देना होता है, क्योंकि वहां पे मतलब वो लोग आपका चेहरा देख रहे होते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता कि आप एक ही बार में विश करें, क्योंकि वो चेयरमैन सर भी वन अमंग द इक्वल्स होते हैं, तो सबको ही विश कर देना है, बट स्टार्ट कर देना है चेयरमैन सर से। ओके ओके। और ऐसे फीमेल मेंबर भी रहे उसमें? फीमेल मेंबर भी रहे तो वैसे तो बोलते हैं कि पहले फीमेल को करिए, बट मेरे को लगता है कि पहले चेयरमैन सर को करके फिर आप फीमेल को करिए, फिर बाकी लोग को कर दीजिए। ओके ठीक। ऐसे थैंक यू मैम इनसाइट्स के चेयरमैन लिए। फीमेल भी हैं, तो वो भी है एक बात। वो जैसे तो फिर तो कोई पता ही है प्रॉब्लम। सबको। जी जी सर। सर हेलो सर, मेरा हाँ हॉबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ राकेश, हम लोग लास्ट में ले लेंगे। ठीक है अभी इनका सर मेरे कैमरा में कुछ इशू है, तो मैं बिना वीडियो का कर सकती हूँ क्या? हाँ ठीक है। मीनाक्षी आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। I'm Meenakshi. I'm from Darbhanga district of Bihar. I have completed my schooling from Rose Public School, Darbhanga, and I have completed my graduation from CM College, Darbhanga in mathematics, and I have completed my post graduation from Lalit Narayan Mitra Vishwavidyalaya in mathematics. Okay, so are you more comfortable in English, or would you like to continue in English itself, or you would want us to talk in It's Hindi? okay. I'm okay with Hindi, sir. ओके। चलिए तो फिर आप आपका ग्रेजुएशन मैथ्स में रहा है। Yes, sir. आप मुझे थोड़ा बहुत बता दीजिए लिमिट का मतलब क्या होता है? Limit is a situation when a function जब एक वैल्यू को अप्रोच करता है, जब इनपुट एक वैल्यू को अप्रोच करता है। ओके ठीक है। कंटिन्यूटी के लिए तीन कंडीशंस क्या होती हैं जरूरी? अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, सर मैं भूल रही हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसका इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के, फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करना भी एक एसेंशियल कंडीशन है क्या कंटिन्यूटी के लिए? हाँ यस सर, यस। ओके। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, ओके थोड़ा कोई। गैप हो गया तो था। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिक अर्थ क्या होता है? ज्योमेट्रिक रेट ऑफ चेंज सर, डेमोंस्ट्रेट द रेट ऑफ चेंज इन वेरी इनफिनिटेसिमल वे। नहीं नहीं, ये तो आपने डेफिनेशन बताया, ज्योमेट्रिक बताइए, टेंजेंट वगैरह का। टेंजेंट। अच्छा अच्छा, इट्स यस सर, इट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट का। हाँ तो मैंने स्टार्टिंग में ही ज्योमेट्रिक बोला था, आप सवाल सुन नहीं रही हैं लगता है। यस सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व सर। गुड, अब आप सही से बता रही हैं। ओके। अगर एक कोई इक्वेशन सिस्टम है जिसको आप मैट्रिक्स के मदद से सॉल्व कर रही हैं, ठीक है, और सॉल्व करने के दौरान जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो जीरो आता है, तो आप उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगी? एक्चुअली थोड़ा सर, थोड़ा गैप हो गया था, फॉरगॉटन एवरीथिंग। ओके ठीक है। आइजन वैल्यू क्या होता है? व्हाट सर? आइजन आइजन वैल्यू। अच्छा ठीक है, हाँ कोई जी। बात नहीं। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में क्या अंतर होता है? वेक्टर क्वांटिटी का सर एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, और स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में इसका एप्लीकेशन देखती हैं इस कॉन्सेप्ट का? यस। वेक्टर स्केलर का। हाँ। अच्छा, ग्रोथ स्केलर यस सर। क्वांटिटी अगर है तो डेवलपमेंट क्या वेक्टर होना चाहिए?
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का रेंज, सर फॉरगॉटन एवरीथिंग। तो मैं ठीक है। बहुत टाइम हो गया थोड़ा इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं है। मीन मीडियन मोड का मुझे आप डेफिनेशन बता दीजिए। Yes, a mean is the average of the observation given. Medians are, yeah, if we arrange the given observation in ascending or descending order, तो अगर number of observation even है तो n by 2 ट्वेल्थ टर्म और n by 2 plus 1 का टर्म का एवरेज निकालते हैं, वो होता है मीडियन गिवन ऑब्जर्वेशन के लिए। मोडियन मोड होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है ऑब्जर्वेशन। ओके, तीनों का प्रशासन में क्या एप्लीकेशन है? सर स्टैटिस्टिक्स निकालने में गिवन किसी भी कुछ एग्जांपल दीजिए जिसमें आपको मीन मीडियन मोड से कुछ एग्जांपल से समझाइए। ये तो बहुत एप्लीकेशन है इस तीनों का। एडमिनिस्ट्रेशन में भी है या फिर इकोनॉमी में है, भारत की अर्थव्यवस्था में है। यस सर। अच्छा, चलिए ये यूज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आप मीन मीडियन मोड किसमें देखेंगे? इनकम तो मीन में सर। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, अच्छा ठीक है कोई बात रेंज नहीं। में। ठीक है। आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहा है। यस सर। मुझे आप ब्यूरोक्रेसी का जो सिद्धांत है वो किन्होंने दिया था? वेबर नहीं लिया था सर। अच्छा, हायरार्की ब्यूरोक्रेसी का एक मूल विशेषता होती है। आईटी। इसके, हाँ, इसके क्या फायदे होते हैं? सर इसमें डायरेक्शन पता चलता है कि किस डायरेक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन फ्लो कर रहा है या अथॉरिटी फ्लो करेगा। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में कभी कभी हायरार्की लेस सिस्टम बनाते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हायरार्की पे चलती है। क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है आपके हिसाब से? क्या लगता है, अगर बिहार को बहुत तेज ग्रो करना है तो क्या हायरार्की में थोड़ा लचीलापन आना चाहिए, या फिर मैक्स वेबर का सिद्धांत ठीक था? ऐसे थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि रेट टेपिज्म कम हो और सर जल्दी क्लियरेंस मिले किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो ताकि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में सर फास्ट थोड़ा तेजी आए, क्योंकि रेटअपिज्म की वजह से सर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में स्लो होता है और बहुत समय किसी भी अच्छा, रेट इन्वेस्टर्स के लिए। टेपिज्म को कम करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट के जैसा बताइए, नॉर्मल नहीं बताइए। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए सर। और फिर सर ई गवर्नेंस के थ्रू भी सर, ई गवर्नेंस के थ्रू भी हम रेटअपिज्म को कम कर सकते हैं सर। ओके, लाइन और स्टाफ एजेंसी में क्या अंतर होता है? लाइन सर जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, वो हम्म, स्टाफ एजेंसी, वो जो प्रोग्राम के वो लाइन एजेंसी को असिस्ट करते हैं, स्टाफ एजेंसी। ओके, गवर्नेंस क्या होता है, डिफाइन कर सकते हैं? जैसे गवर्नेंस इज द वे of using the resources and the material for implementing any particular policy or any particular program. अच्छा, फॉर पब्लिक गुड नहीं होगा क्या? Yes sir, for क्या होता है पब्लिक गुड? public good is for public good जो for the purpose of for the use of public. अच्छा, ये मतलब आप तो लगता है कुछ दूसरे तरीके से डिफाइन करें। ठीक है, कोई बात नहीं है। गुड गवर्नेंस, इसके 8 पिलर्स होते हैं, बता सकते हैं? सर सर आई can't recall at this moment, मैं ओके पहली बार ठीक है। दूंगा ना, मुझे बहुत चीजें। ओके कोई बात नहीं है। 7 निश्चय 3 के सातों निश्चय बता सकती है? yes I can try. ठीक है, सर दुगुना रोजगार, दुगुना आय,
देन समृद्ध उद्योग समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, देन प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, प्रोस्पेरिटी ऑफ स्टेट, कृषि में प्रगति, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य के बाद मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। ओके, ठीक है, थैंक यू। रीमा मैम। जी सर। मीनाक्षी जी, आपकी हॉबी क्या है? मैम मैं पुराने बॉलीवुड गाने सुनती हूँ और अपनी नानी के साथ मैं प्लांटेशन भी करती हूँ, थोड़ा बहुत गार्डनिंग। गाने आप सिर्फ सुनती हैं या गाती भी हैं? नहीं मैम, सुनती हूँ, मैं गाती अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, कौन आपके फेवरेट सिंगर हैं? लता मंगेशकर। अच्छा, ठीक है। हम्म, तो आपको क्या लगता है कि जो पुराने टाइम का म्यूजिक था और जो आज का म्यूजिक है, उसमें मतलब क्या डिफरेंस आपको फील होता है? मैम पुराने गाने थे वो ज़्यादा सूथिंग थे, ज़्यादा क्लोज थे, और नए गाने में ज़्यादा म्यूजिक का यूज़ हो रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज़ हो रहा है, जो ओरिजिनलिटी होती है वॉइस में वो कम है। लेकिन जहां तक मेरे को थोड़ा लगता है कि जैसे जो डब होके पुराने गाने अभी दोबारा से बन रहे हैं, वो जो उस टाइम पे उतने फेमस नहीं थे लेकिन अभी ज्यादा वो फेमस हो रहे हैं, ज्यादा उनकी रीच हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा अच्छा हो रहा है? इसमें वो एक तरीका है पुराने गानों को नए जो जनरेशन के बच्चों के लिए से नए तरीके से परोसना, वो एक अच्छा आइडिया है मैम, बट जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो ज़्यादा सूथिंग है कंपेयर टू न्यू। लेकिन उससे ओरिजिनलिटी तो फिर खत्म हो रही है ना, फिर आने वाली यस जनरेशन मैम। को कहाँ ओरिजिनलिटी का पता रह जाएगा इतना डबिंग होने की वजह से। यस मैम, बट टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें बदल जाती हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ चेंज। लेकिन हमारे कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, वो तो नहीं बदलनी चाहिए ना। अच्छा, आप दरभंगा से हैं, वहां की मुझे कोई 4 विशेषताएं बताइए। यस मैम, यहाँ पे जो यहाँ पे मैम दरभंगा कल्चरल कैपिटल है बिहार का, कहा जाता है यहाँ पे मैम मखाना यहाँ का सबसे प्रसिद्ध एक कल्चरल प्रोडक्ट है, और इंडिया में मिथिला दरभंगा जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है मखाना का। फिर मैम यहाँ पे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ पे दुर्लभ मानुस्क्रिप्ट है जो रिसर्च के लिए बहुत काम आते हैं। फिर यहाँ एक प्लानिटोरियम भी है एक। फिर कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार है, जहाँ जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं अक्टूबर से मार्च तक के महीने। अच्छा, नेपाल से लगे हुए बिहार के डिस्ट्रिक्ट के नाम बताइए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अच्छा, तो मुझे आप गाने सुनने का शौक रखती हैं तो कविताएं वगैरह भी सुनती होंगी, तो फीमेल से रिलेटेड कोई कविता या फिर कोई गाना या फिर कोई श्लोक वगैरह आप बता सकती हैं, सुना सकती हैं? मैम कविताएं तो मैं नहीं गाती, बट मुझे सुभद्रा कुछ कुमारी भी, कोई चौहान का स्लोगन हो या कुछ भी बताइए। मैम सुभद्रा कुमारी चौहान का एक जो पोएम था लक्ष्मीबाई पे, वो मुझे याद है। 2 लाइन आप बता सकते हैं उसका? यस मैम, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा, वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बारे में जानती हैं? यस मैम, वो भोजपुर जिले से थे और मैथमेटिशियन थे। ओके, उनका क्या मेन वर्क था? मैं उनके वर्क से ज़्यादा पता नहीं मुझे, शायद नहीं मैम, मुझे नहीं पता, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। अच्छा, बताइए मुझे कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है? टू।
ओके, और रामानुजन नंबर क्या है? रामानुजन नंबर है और हार्ले नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो 2 के क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 1729 दैट नंबर। अच्छा, मैथ के लिए भी कोई नोबेल प्राइज मिलता है क्या? मैथ के लिए नोबेल प्राइज तो नहीं मिलता मैम, एबल प्राइज जरूर मिलता है जो नोबेल के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, 100 के अंडर कितने बार 5 नंबर आता है? मैम वो तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉरी मैम। कुछ फेमस मैथमेटिशियन के नाम बता सकते हैं? रामानुजम है, एक शकुंतला देवी थी, और हम्म। जो पुराने समय में आर्यभट्ट थे और भास्कर थे और ब्रह्मगुप्त थे। तो अच्छा, आप मुझे बताइए कि फिर आर्यभट्ट, भास्कर, इन लोग इतने फेमस थे, तो इन लोगों का जो भी वर्क है या इनके थॉट हैं, उनके बारे में, उनके काम को क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमारे स्कूलों में? ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया जाता, बट हाँ जो करिकुलम है एनसीईआरटी का में डायरेक्टली उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। हालांकि वो जो भी मैथमेटिक्स है उनके द्वारा ही इंस्पायर्ड है। जैसे ये लेकिन ब्रह्म। डायरेक्टली उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? मैम मे बी कि वो इतने सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखे हों जो। अच्छा, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? बीए ऐसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, बिहार पुलिस सर्विस, बिहार एजुकेशन सर्विस। अच्छा, तो आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ जाती हैं, तो आप मुझे बताइए कि कौन से आप पहले 5 काम महिलाओं के लिए करना चाहेंगी? सबसे पहले मैम सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है उनको उनके तरफ मैं ध्यान देना चाहूँगी। जैसे कि अ, अ, जैसे जैसे वर्क प्लेस पे अगर कोई हरासमेंट है तो मैं चाहूँगी कि हर जितने भी ऑफिस हैं या प्राइवेट वर्क प्लेस भी हैं उसमें एक महिलाओं के हरासमेंट से जुड़ा हुआ एक स्पेशल विंग हो जो ऐसे मामलों को डायरेक्टली टैकल करें। दूसरा मैम एजुकेशन फील्ड में मैम जो स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा जेंडर स्पेसिफिक हो ताकि उनको आने में दिक्कत नहीं हो। अभी भी बहुत सारे जो गांव में स्कूल है उसमें मूलभूत सुविधा की मैम अभी कमी है। उसके उस पर भी मैं काम करना चाहूँगी। फिर मैम हायर एजुकेशन में स्टीम खास करके स्टीम में साइंस में या इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में या मैथमेटिक्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन कम है, तो मैं चाहूँगी कि उनमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। इसके लिए उनको इंस्पायर करें किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत ताकि वो इन स्ट्रीम में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम तो गवर्नमेंट पहले से रन कर ही रही है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं, पहले से ये जो भी आप बोल रही हैं ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है। आप नया क्या करेंगे? ये सब चीज तो हो ही रहा है फील्ड में। मैम वो स्ट्रीम से स्पेसिफिक जो इस तीनों ये चारों क्षेत्र में जो महिलाओं का जो हायर आपको नहीं एजुकेशन। लगता कि ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ा समस्या है, इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग देम फॉर गोइंग टू स्टेम? जो हायर एजुकेशन में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट वो ज्यादा है। है मैम, लेकिन अभी फिलहाल जो भी इंसेंटिव है उसमें ड्रॉप आउट रेट बहुत कम हुआ है। और लेकिन फिर भी जो साइंस सब्जेक्ट की तरफ में अच्छा, अभी महिलाओं जो का भी। पटना में इंसिडेंट हुआ है, पढ़ा ही होगा आपने पेपर में, ऐसा कोई इंसिडेंस अगर आपके एरिया में होता है और आप लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं, तो ऐसा अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो आप सबसे पहला कदम क्या उठाएंगी? क्या करेंगी आप? सबसे पहले मैं वहाँ जाऊंगी और जो पीड़ित लड़की है या उसको पहले मैं मेडिकल एड दिलाना चाहूंगी कि उसे सबसे पहले उसे उसका जो ट्रॉमा है या वो जिसमें भी है स्थिति में है उसको हेल्थ हेल्प मिले पहले। उसके बाद मैम जो भी
हालांकि मैं उस केस से बहुत अच्छे से अवगत नहीं हूँ, लेकिन मैं एक थोड़ा बहुत जितना मैंने ठीक है जाना। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रणव सर। आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल रहा है। यस सर। लेटरल एंट्री के बारे में बताइएगा। लेटरल एंट्री वो एक स्पेसिफिक एंट्री है जिसमें प्राइवेट जो जॉब में कुछ लोग जो एक बेहतर कर रहे हैं उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। ये सही है। कुछ हद तक सही है सर, क्योंकि सर कभी कभी किसी किसी फील्ड में सर स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, जो स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत होती है, तो उनकी एंट्री से सर उसमें सर उसके एजुकेशन में ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा अच्छे से एजुकेशन होगा। यूसीसी के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या है ये? एक यूसीसी गवर्नमेंट और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिंगल लॉ सिस्टम है जिसमें सारे रिलीजन को एक ही तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। सबको एक ही यूनिफॉर्म लॉ से ही गवर्न किया जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। हम्म। लता मंगेशकर को सुनती हैं आप? यस सर। भारत रत्न कब मिला था उनको? 2001 में। 2001 में भारत रत्न मिला था? यस सर। श्योर हैं आप? यस सर। सांस्कृतिक एकीकरण के लिए जो है लता मंगेशकर को जाना जाता है, कारण क्या है उसका? कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए। क्योंकि वो बहुत सारी भाषाओं में गाना गाई हुई हैं, और उन्होंने मराठी से लेके मैथिली तक गाने गाए हैं सर। तो साउथ से नॉर्थ तक इंडिया को एक रूप में बांधने में उनका एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। आपके फेवरेट संगीतकार कौन है? शंकर जयकिशन। कोई एक उनका सॉन्ग बता दीजिए। सर दुनिया बनाने वाले। किन्होंने गाया है? मुकेश ने। हम्म, नील नितिन मुकेश, वही मुकेश। हाँ, उनकी फादर। हाँ, तो मतलब उन्हीं का ये चला आ रहा है ना वो। अ, ठीक है। बाकी आप मैथमेटिक्स से हुई क्या प्रश्न आपका, करंट से हुई क्या? बाकी सर हो गया सर, टाइम भी 10:30 हाँ के हाँ, करीब हो बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था। हाँ, मीनाक्षी, आपका अभी आपको थोड़ा सा ये स्टार्ट में आपने खुद भी एक्सेप्ट किया मैथ्स पे वर्क करने का जरूरत है। बाद में तो गया। फिर कुछ क्वेश्चंस में पबैड वगैरह में आपने अच्छे से आंसर किया है, लेकिन थोड़ा सा मतलब उसको फिर से ब्रश अप कर लीजिए। और जब आपको अभी नहीं आ रहा है तो आप अभी बोल सकते हैं कि अभी मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, बट वहाँ पे आपको सॉरी बोलना है और अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। और ठीक है, मतलब आप और मेहनत कीजिए। हाँ, बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, हो जाएगा। थैंक यू सर। आपके DI 72 सही है क्या, 72 में 72? हाँ, मैं नहीं मेरे पास स्पेस कम था ना लास्ट वाले में, तो लास्ट वाला मैं स्पेस सारे लोग लेफ्ट में लिखे थे, मैंने लिखी थी। मतलब कितने मार्क्स का सही है, कुछ मिलाएं? मैं 60 होगा। 60। थोड़ा सा मेरा ही सजेशन रहेगा, बुरा मत मानिएगा। वो थोड़ा कैजुअल अप्रोच हो सकता है, अभी मॉक में आप अपना रही होंगी, नहीं लेकिन नहीं, वहां मैं पे नहीं पहली आप। बार बोल ही रही हूँ किसी के सामने। हाँ 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 हाँ, पूरी तो वो जिंदगी में चीज। पहली बार बोल रही हूँ। नहीं ना, तो फिर वहां पे बोलना है आपको, नौकरी लेना हाँ, है और इसलिए PCS का तो थोड़ा मैं बोलने में बहुत खराब हूँ, और मैं आप पूछिएगा कुछ नहीं, तो मैं खराब ब्लैंक हो खराब जाऊंगा। नहीं, कोई खराब नहीं है, बस ये है आपके पास नॉलेज है। वो प्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका बस सीखना होगा बस। आप क्या बोलते हैं ये जो होता है ICSE मीडियम से किससे पढ़ी हैं आप? CBSE। CBSE से। तो या तो फ्लुएंट अगर पूरा इंग्लिश में है तो बहुत अच्छा, इंग्लिश ही बोल लीजिए आप। या फिर अगर हिंदी में है तो थोड़ा सा ना वर्ड का वो जो फ्लक्चुएशन, कभी हिंदी कभी इंग्लिश मिक्स हो रहा है, हाँ। थोड़ा सा वो सही नहीं लग रहा है।
थोड़ा अगर कंट्रोल कर पाएंगे तो ठीक है, बाकी यस सर। हाँ नहीं, मैं और ऑलरेडी जैसे अच्छी नहीं और मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। मैं इससे कैसे निकलूँ समझ में नहीं आता। आप कुछ पूछो तो मैं और पूरे कैसे ब्लैंक हो जाऊँ। मैं क्या बोली समझ में ही नहीं आया। कोई नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करने से हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ और जब आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपको उस समय बताए थे एक बार क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का था, और आपको ज्योमेट्री के बारे में जब बोले कि टैंजेंट, तब आप बोले हाँ ठीक है। तो उसको थोड़ा सा, ये सब चीज़ को आपको कंट्रोल करना है थोड़ा सा, मतलब इतना एक्सक्लेमेशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यस सर, थैंक यू सर, वहाँ पे तो ये हो जाएगा। मतलब आप क्योंकि फर्स्ट ही टाइम दे रहे हैं तो इसीलिए ये इम्प्रूव हो जाएगा। ओके। Yes. रीमा मैम। हाँ, बता ही दिया सर लोगों ने आपको। मैं भी वही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा अपने बोलने के तरीके पे, क्योंकि वो कैजुअल अप्रोच लग रही है, वो सीरियस। हालांकि हम आपका फेस नहीं देख पा रहे हैं तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते, लेकिन वॉइस में वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा उस पर वर्क आप कर लीजिए। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़िए अच्छे से। और सिंगिंग, जैसे कि आपने सॉन्ग सुनना हॉबी बताया है ना, हॉबी पे थोड़ा और वर्क करने की आपको जरूरत है। क्योंकि हो सिंगिंग एक मतलब इस टाइप के, अगर हॉबी रहती है तो इसके क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू में। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, डायरेक्टर मतलब मूवीज पे भी जा सकते हैं, किसी मूवी के गाने पे जा सकते हैं, किसने गाया है, किसने कंपोज किया है, ये सब चीजें। तो थोड़ा सा इस चीजों को प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी तो ठीक ही है, सिचुएशन बेस्ड आंसर आप ठीक ही दे रहे थे मतलब, बट फिर थोड़ा सा और वर्क उन पे कर लीजिए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। और आई थिंक राकेश अभी एग्जिट कर गया, उनको कुछ हॉबी रिलेटेड डाउट था तो बाद में कभी पूछ लेंगे। और थैंक यू सो मच सभी। ठीक है सर, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you. हैव अ ग्रेट संडे टुमारो। Thank you, sir.